राइबोसोम्स क्या है? विटामिन है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, कार्बोहाइड्रेट है या अनुत्तरित प्रश्न सभी हैं? तो क्या है भाई राइबोसोम्स? राइबोसोम्स को क्या कहते हैं? तो राइबोसोम्स को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि भाई क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं? मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी मंगल या शनि और बृहस्पति के, या पृथ्वी एवं शनि या अनुत्तरित प्रश्न सभी। तो क्षुद्र ग्रह की बात करें तो अगर छोटा पूछ ले तो बुध, बड़ा पूछ ले तो बृहस्पति। और क्षुद्र ग्रह कहां पाई जाती हैं? तो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है, मंगल और बृहस्पति। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों के निवास के लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर कहां पाए जाते हैं भैया, ये बता रहे हैं। रणथंभौर में, सरिस्का में, गिर राष्ट्रीय उद्यान, कहाना या अनुत्तरित प्रश्न सभी। तो रणथंभौर और सरिस्का ये राजस्थान के अंदर है भैया। गिर कहां पर? ये गुजरात के अंदर है। कहाना कहां है? मध्य प्रदेश के अंदर है। तो भाई गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात के अंदर है, यहाँ पर एशियाई शेर होते हैं भैया, एशियाई शेर निवास करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। गिर बोले तो एशियाई शेर गुजरात। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र किस जिले में स्थित है? तो चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, बी चित्तौड़गढ़, सी बीकानेर और डी राजसमंद। तो कहां पर है भैया? तो ये जो है वो चंदेरिया सीसा जस्ता शोध केंद्र चित्तौड़गढ़ में है। चा से चंदेरिया, चा से चित्तौड़गढ़, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायरलेस का आविष्कार किसने किया? तो वायरलेस का आविष्कार किया किसने भाई? सैमुअल मोर्स ने, ग्राहम बेल ने, मार्कोनी ने या जॉनसन ने? तो किसने किया था? तो ये किया था भाई मार्कोनी। कौन हो जाएंगे साहब? मार्कोनी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, मार्कोनी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को ओरल पोलियो टीके की खुराक दी जाती है? तो कितने कम वर्ष? तो 3 वर्ष से कम वाले, 4 वर्ष से कम वाले, 5 वर्ष से या 7 वर्ष वाले? तो जो बच्चे 5 वर्ष से कम उम्र के हैं उनको पोलियो की खुराक दी जाती है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 5 वर्ष से कम वाले बच्चे। नेक्स्ट अगला है कि मोरध्वज, निहाल चंद व अमीर चंद किस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? तो भाई मोरध्वज, निहाल चंद और अमीर चंद किस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? ऑप्शन नंबर ए अलवर शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली या नाथ द्वारा शैली। तो किस शैली की बात कर रहा है भैया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किशनगढ़ शैली, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। मोरध्वज बोले तो भैया कौन? किशनगढ़ शैली। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एडिस मच्छर के काटने से होता है। तो एडिस मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया, पोलियो, डेंगू, कोरोना, क्या होता है भैया? तो एडिस मच्छर पूछ ले तो डेंगू हो जाएगा, चिकनगुनिया डेंगू। और मादा एनोफिलीज पूछ ले तो भाई कौन हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है, डेंगू। आइए नेक्स्ट अगला है। नेत्रदान करते समय मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? आइरिस, रेटिना, कॉर्निया, पुतली। तो क्या किया जाता है भाई? दान की जाती है कॉर्निया। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, कॉर्निया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि सैमकॉर ग्लास इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, कोटा में, भरतपुर में, ये कहां पर है भाई? तो सैमकॉर ग्लास इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? तो ये कोटा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, कोटा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को तो भाई आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या गोल्जी का उपकरण। तो भाई कोशिका का विद्युत घर किसे कहा जाता है भैया? तो माइटोकॉन्ड्रिया को, बी ऑप्शन इसका सही जवाब, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट अगला है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 5 अगस्त, 7 अगस्त, 14 अगस्त, 25 अगस्त। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। हथकरघा दिवस बोले तो 7 अगस्त। नेक्स्ट अगला है। निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है, यानी कि असुमिलित है, एक मिलान सही नहीं है। तो एपीकल्चर बोले तो मधुमक्खी, बिल्कुल ठीक बात है। पिसिकल्चर बोले तो मछली पालन, बिल्कुल ठीक बात है। बर्मी कल्चर नहीं, बर्मी कल्चर भैया केंचुआ होता है। क्या होता है भैया? केंचुआ होता है बर्मी कल्चर। क्या होता है? और विटीकल्चर, अंगूर की खेती, बिल्कुल ठीक है। तो यही वाला गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई। परिवार एक प्राथमिक समूह है जिसे मानव स्वभाव अथवा प्रकृति की नर्सरी या पोषक गृह कहा जाता है, ये कथन किसका है? तो परिवार एक प्राथमिक समूह है जिसे मानव स्वभाव अथवा प्रकृति की नर्सरी या पोषक गृह कहा जाता है, ये बात किसने कही थी भैया? अगस्त काम्टे, प्लेटो या सी एच कूले, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा सी एच कूले। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है, सी एच कूले द्वारा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिवार के कार्यों का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? अरस्तु, मैकाइवर पेज, अगस्त काम्टे या इनमें से कोई नहीं। तो परिवार के कार्यों का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया था भाई मैकाइवर पेज ने, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, मैकाइवर पेज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि बाल श्रम अधिनियम कब पारित किया गया था? 1984 में, 85 में, 86 में, 87 में। तो कब पारित किया गया था भैया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1986 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है, 1986। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। कह रहे हैं यूनिसेफ
का स्थापना कब किया गया, यानी यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? 11 दिसंबर 1946 में, 11 दिसंबर 1947 में, 11 दिसंबर 1948 में, 11 दिसंबर 1949 में। तो यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, 11 दिसंबर 1946। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2021 में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितने वर्ष का प्रावधान किया गया? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष। तो लड़कियों की बात करें तो भाई 18 वर्ष ए ऑप्शन हो जाएगा, लड़कों की बात करें तो 21 वर्ष हो जाता। यहाँ पर लड़कियों की बात पूछ रहा है तो 18 वर्ष हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि शारदा एक्ट कब बनाया गया? कब बनाया गया था शारदा एक्ट? 1928, 1929, 1930 और 1931। तो शारदा एक्ट की बात करें तो ये आया था 1929 में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, 1929। आइए नेक्स्ट अगला है। भारत में न्यूनतम बाल विवाह किस राज्य में होते हैं? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। तो कहां पर होते हैं भैया? हिमाचल प्रदेश में होते हैं। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। आईपीसी की धारा किस धारा में दहेज उत्पीड़न के लिए 3 वर्ष की सजा और जुर्माना का प्रावधान है? दहेज लेना और दहेज देना दोनों जुर्माना है। क्या भैया? ये एक उत्पीड़न है। तो किस धारा के अंतर्गत बताया गया है? धारा 498 ए, धारा 304 बी, धारा 406 या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो धारा है वो है 498 ए, धारा 498 ए। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के अनुसार धूम्रपान कंपनी को पैकेट पर कितने % विचित्र चित्र छापना अनिवार्य है? यानी कि जो चित्र होते हैं, तुमने देखा धूम्रपान की ये वस्तु होते हैं जितनी भी, उन पर चित्र क्या छापे जाते हैं, वो चित्र छापती हैं कंपनियां। तो कितने % चित्र हो सकते हैं उनके? 50%, 65% या 85% या 75%? तो वो हो सकते हैं भैया 85%। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, 85% वो होते हैं भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। कहना है विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 31 मई को, 26 जुलाई को या इनमें से कोई नहीं। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है 7 अप्रैल हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, 7 अप्रैल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। कह रहे हैं गोचा का प्रयोग कहां के लोग करते हैं? तो गोचा का प्रयोग कहां के लोग करते हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या मिजोरम। तो गोचा का प्रयोग कहां के लोग करते हैं? तो हो जाएगा सी ऑप्शन, लद्दाख। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, लद्दाख। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1985 में, 1986 में, 1987 में, 1988 में। तो कब लागू किया गया था भैया? तो ये 1985 में लागू किया गया था। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, 1985 में। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दिल्ली है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, मुंबई है। तो नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो कहां पर भैया? नागौर में, कोटा में, बीकानेर में या जयपुर में। तो कहां पर स्थित है? तो ये जो है वो जयपुर में स्थित है भैया। राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी बैंक लिमिटेड ये जयपुर के अंदर स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा जी, जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1984 में, 1985 में, 1986 में, 1988 में। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 1986 में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा 1986। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि भैया राज्य को पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? अनुच्छेद 43 ए, अनुच्छेद 48 ए, अनुच्छेद 50 ए, अनुच्छेद 51 ए। यानी कि राज्य को पर्यावरण संरक्षण की जो जिम्मेदारी है वो किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 48 ए, जो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, अनुच्छेद 48 ए। नेक्स्ट अगला है राजस्थान राज्य में कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस स्थान पर किया जाता है? बीकानेर, गंगानगर, अजमेर या जयपुर। तो राजस्थान राज्य में कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस स्थान पर किया जाता है? तो कहां पर किया जाता है? ये गंगानगर में किया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, गंगानगर। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं राजस्थान राज्य का प्रथम शुगर मिल्स कौन सा है? भोपाल सागर शुगर मिल्स, द गंगानगर शुगर मिल्स, द केशव रायपट्टन शुगर मिल्स या उदयपुर शुगर मिल्स। तो ये 4 है भैया। राजस्थान में 4 ही शुगर मिल्स हैं। तो पहली वाली पूछ रहा है भैया, तो पहली वाली कौन सी है? वर्तमान समय में वो बंद है। तो भोपाल सागर शुगर मिल्स है, जो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, भोपाल सागर शुगर मिल्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लिक निक्सन कंपनी का अधिग्रहण के द्वारा कब किया गया था? यानी कि क्लिक निक्सन जो कंपनी थी उसका अधिग्रहण कब किया गया था? 1932 में, 1934 में, 1936 में, 1938 में। तो कब किया गया भैया? तो ये किया गया था 1936 में, जो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, 1936 हो जाएगा जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सर्व शिक्षा
अधिनियम गठन कब किया गया था? तो सर्व शिक्षा अधिनियम का गठन कब किया गया था? 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में। तो कब किया गया था? 2001 में किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा 2001 में। नेक्स्ट अगला है, कह रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ कहां से किया गया था? तो सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ कहां से किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं भैया। तो जैसलमेर से, बाड़मेर से, नागौर से, गंगानगर से। तो कहां से किया गया शुभारंभ? नागौर से किया गया, जो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है नागौर। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं भारत में पिन कोड सेवा का शुभारंभ कब किया गया था? तो पिन कोड जो होता है भैया कितने डिजिट का होता है? 6 अंक का होते हैं। पिन कोड जो होता है उसमें 6 अंक होते हैं भैया। कब किया गया था वो इसका शुभारंभ? 15 अगस्त 1970 को, 15 अगस्त 1972 को, 15 अगस्त 1973 को, 15 अगस्त 1974 को। तो कब किया गया इसका शुभारंभ? तो 15 अगस्त 1972 को किया गया। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, 15 अगस्त 1972 हो जाएगा जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि राजस्थान राजपथ परिवहन निगम की स्थापना कब किया गया था? यानी कि राजस्थान का जो राजपथ परिवहन है इस निगम की स्थापना कब की गई थी? 1961 में, 1962 में, 1963 में या 1964 में? तो कब की गई? 1964 में, जो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा जी 1964। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, कह रहे हैं बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में, 1958 में, 1959 में या 1960 में? तो कब किया गया? 1957 में। 1957 में किया गया, जो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा 1957 में। ये त्रिस्तरीय समिति थी, यानी कि बलवंत राय और मेहता त्रिस्तरीय और अशोक मेहता समिति ये 2 स्तरीय थी भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है भाई, पुष्कर मेला पुष्कर अजमेर में लगता है भैया। पुष्कर मेला पुष्कर अजमेर में लगता है। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। ये मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और इसे मेरवाड़ का सबसे बड़ा है, यानी कि मेरवाड़ का सबसे बड़ा मेला है। इस मेले के साथ साथ पशु मेले का भी आयोजन होता है, जिसे गिर नस्ल का व्यापार होता है यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है ये। इस मेले को तीर्थों का मामा कहते हैं और राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। तो तीर्थों का मामा किस मेले को कहा जाता है? ये पुष्कर का मेला है। ऊंटों राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। पूछेगा भाई राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भीलवाड़ा को कहा जाता है। और जब मैनचेस्टर की बात करें, क्यों कहा जाता है मैनचेस्टर? वस्त्र नगरी के कारण, क्योंकि यहां पर कहा है वस्त्र नगरी। तो भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, वस्त्र नगरी कहा जाता है, और भीलवाड़ा को ही टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। तो तीनों के तीनों महत्वपूर्ण है भाई। टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी, मैनचेस्टर किसको भैया? भीलवाड़ा। सीसा जस्ता की खान कहां पर है भैया? भीलवाड़ा में। और फूलडोल मेला कहां लगता है भैया? तो भीलवाड़ा के अंदर लगता है। कहां पर? फूलडोल मेला भीलवाड़ा के अंदर लगता है। अगर हम बात करें भाई, जो फूलडोल मेला है वो शाहपुरा में भी लगता है। कहां पर? शाहपुरा। आइए भाई नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है भैया जैसलमेर। अब जैसलमेर क्यों प्रसिद्ध है भैया? तो जैसलमेर की बात करें तो यहां पर क्या है? सोनार दुर्ग है। क्या है? सोनार दुर्ग या सोनारगढ़। पूछ ले आपसे, सोनारगढ़ सोनार दुर्ग कहां पर है? तो जैसलमेर के अंदर है। और इसे भैया स्वर्ण नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी कहा जाता है। और जैसलमेर कोई गलियों का शहर और हवेलियों की नगरी। तो गलियों का शहर, हवेलियों की नगरी, स्वर्ण नगरी, सोनार दुर्ग, सोनारगढ़ किसे कहा जाता है भैया? सब जैसलमेर को ही कहा जाता है। यहाँ पर पीले पत्थर है। इस गढ़ में जो दुर्ग है, जो सोनार दुर्ग है, ये पीले पत्थर है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें भाई, यहां से जैसलमेर से ही क्या निकाला जाता है भैया? पेट्रोलियम। क्या निकाला जा रहा है? पेट्रोलियम। ये 250 के यानी कि 99 बुर्ज के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसलमेर क्यों प्रसिद्ध है भैया? 99 बुर्ज के लिए, क्योंकि सोनार दुर्ग में क्या है भैया? 99 बुर्ज है, इसलिए प्रसिद्ध है भाई। तो सोनारगढ़, सोनार दुर्ग, स्वर्ण नगरी, गलियों का शहर, हवेलियों की नगरी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। और गौड़ावण पक्षी भी यहाँ पर पाया जाता है। कौन सा? गौड़ावण पक्षी, जो राजस्थान का राजकीय पक्षी है। आइए आगे देखेंगे गौड़ावण पक्षी के बारे में। आगे जोधपुर। अब जोधपुर क्या है भैया? तो जोधपुर की बात करें तो सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। और पश्चिमी राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो वो भी जोधपुर को कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है भैया? जोधपुर के अंदर है। और इसे मेहरानगढ़ दुर्ग को ही चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? चिड़िया टूक। मेहरानगढ़ को भी क्या कहते हैं? सूर्यगढ़ कहा जाता है। मारवाड़ का सिरमौर कहा जाता है। तो पूछ ले आपसे भाई, मारवाड़ का सिरमौर क्या है? तो मेहरानगढ़ है। मेहरानगढ़ को ही चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है और इसी को सूर्यगढ़ कहा जाता है। अब हम बात करें क्यों? क्योंकि जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है, इसे टाइम्स पत्रिका में एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ, यानी एशिया का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है टाइम्स पत्रिका के अनुसार? तो वो है मेहरानगढ़
दुर्ग है भाई, जिसे कहा जाता है चिड़िया टूक। पश्चिमी राजस्थान का प्रवेश द्वार जोधपुर, सूर्य नगरी जोधपुर और बिलुसुटी जोधपुर। आइए भाई अगला देखते हैं। अगला क्या है नेक्स्ट, अगला है भैया गौड़ावण पक्षी। अब गौड़ावण पक्षी की बात करें तो राजस्थान का राजकीय पक्षी आपसे पूछ ले, राजस्थान का राजकीय पक्षी आपसे पूछ ले तो कौन सा भैया, गौड़ावण है। 1981 में इसे भी घोषित किया गया था भैया। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स, आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स, और इसी को ग्रेट इंडियन वस्टर्ड भी कहा जाता है। किसको, गौड़ावण पक्षी को। और इसी के अन्य नाम और कौन कौन से भैया, तो सोहन चिड़िया किसको कहा जाता है, गौड़ावण पक्षी को। महासारंग किसे कहा जाता है, गौड़ावण पक्षी को। घोरार किसे कहा जाता है, ये भी इसी को कहा जाता है। हुकना शर्मिला पक्षी है ये। तो आपसे अलग पूछेगा, सोहन चिड़ैया, महासारंग, घोरार, हुकना, शर्मिला, ये सब किसके नाम है, गौड़ावण पक्षी के नाम है। अगर वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। 1981 में ये बना था भाई। आइए नेक्स्ट आगे अगला देखते हैं भैया। मेला, अब मेला से प्रश्न जरूर पूछेगा भैया। तो अंबाजी का मेला कहां पर लगता है, गुजरात के अंदर। मांग मेला उत्तर प्रदेश प्रयागराज के अंदर। नैना देवी मेला हिमाचल प्रदेश के अंदर। बेणेश्वर मेला कहां पर, राजस्थान डूंगरपुर के अंदर भैया। पुष्कर मेला ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है, अजमेर के अंदर। और खेजड़ी मेला जोधपुर के अंदर। तो खेजड़ी पूछ ले तो जोधपुर, पुष्कर पूछे तो अजमेर, बेणेश्वर पूछ ले तो राजस्थान डूंगरपुर, नैना देवी पूछे तो हिमाचल प्रदेश, और मांग पूछे मांग मेला तो उत्तर प्रदेश, और अंबाजी गुजरात के अंदर। एक मेला जरूर पूछेगा भैया। आइए आगे देखते हैं। नागौर, यहां से प्रश्न जरूर पूछेगा भाई। नागौर, अगर सबसे ज्यादा जिलों से सीमा साझा कौन करता है, वो करता है नागौर। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है अपनी, तो कितने, 7 जिलों से करता है। कौन कौन सा है भैया, नागौर। कौन सा है, नागौर। कौन कौन से, तो जोधपुर से, बीकानेर से, चूरू से, सीकर से, जयपुर, अजमेर और पाली। जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर, जयपुर, अजमेर और पाली से नागौर अपनी सीमा साझा करता है। अगर यहां पर ऑप्शन में पूछ ले भैया पाली वाला, पाली जिला 8 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। कौन सा, पाली। वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो किस किस से करता है, जोधपुर है, नागपुर है, अजमेर है, राजसमंद है, जालौर है, सिरोही है, बाड़मेर है, उदयपुर है। इससे पाली अपनी सीमा साझा करता है, पाली जिला। नागौर में भी जिप्सम पाया जाता है। नागौर में क्या पाया जाता है, ये जिप्सम। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। भरतपुर, अब भरतपुर क्यों प्रसिद्ध है भैया, तो केवला घाना पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है भैया, तो केवला घाना पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है भैया, भरतपुर के अंदर स्थित है। रामसर नमभूमि, यानी कि रामसर नमभूमि सूची में शामिल किया गया 1981 ईस्वी में। किसको, केवला घाना पक्षी अभ्यारण्य के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कब, 1985 में। किसको, केवला घाना पक्षी अभ्यारण्य के लिए। और इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। किसको, केवला घाना पक्षी अभ्यारण्य को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट अगला, बाड़मेर। अब बाड़मेर क्या है भैया, तो इसे थार नगरी कहा जाता है, और पेट्रोलियम यहां से ही निकाला जाता है। कहां से, बाड़मेर से पेट्रोलियम निकाला जाता है, और इसे थार नगरी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर, अब उदयपुर की बात करें तो भैया सीसा जस्ता की खान कहां पर है, उदयपुर के अंदर स्थित है। चांदी कहां पर है भैया, ये भी उदयपुर के अंदर है। रॉक फॉस्फेट, ये खान है भैया उदयपुर के अंदर। सीसा जस्ता की खान है, चांदी की खान है, रॉक फॉस्फेट है, ये सब कहां पर है, उदयपुर के अंदर स्थित है। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, पूछेगा आपकी, यही आएगा भैया झीलों की नगरी। तो झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, उदयपुर को। और यहां पर भैया क्या है, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है, उदयपुर को। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, उदयपुर को। माउंट फाउंटेन का शहर, तो माउंटन फाउंटेन का शहर उदयपुर। पूर्व का वेनिस उदयपुर, राजस्थान का कश्मीर उदयपुर, झीलों की नगरी उदयपुर, सीसा जस्ता की खान उदयपुर, और चांदी और रॉक फॉस्फेट की चट्टान ये भी कहां पर है भैया, खान है, उदयपुर के अंदर स्थित है। और यहां पर एक मिल है भैया, शुगर मिल्स, चीनी की यहां पर मिल्स है, 1976 में ये लगाई गई थी। आइए आगे देखते हैं। अगला क्या है भैया, अजमेर। अब अजमेर को भारत का मक्का कहा जाता है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है भैया, अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का हृदय। घड़ियों का शहर, तो भैया घड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, घड़ियों का शहर कह ले, राजस्थान का हृदय कहे, भारत का मक्का कहे, ख्वाजा साहब की नगरी कहे, बात एक ही है, कौन हो जाएंगे जी साहब, अजमेर हो जाएगा। अजमेर हो जाएगा, भारत का मक्का, राजस्थान का हृदय, घड़ियों का शहर, ख्वाजा साहब की नगरी, कौन हो जाएगा, अजमेर। यहां पर टंगस्टन पाया जाता, क्या पाया था, टंगस्टन। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्या है, जयपुर। अब जयपुर को क्या कहा जाता है भैया, तो गुलाबी या पिंक सिटी किसे कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। इसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है। तो पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है, जयपुर को। इसे रतन नगरी के नाम से जाना जाता है। तो रतन नगरी किसे कहा जाता है, जयपुर को। और हेरिटेज सिटी, ये क्या भैया, हेरिटेज सिटी किसे कहा जाता है, जयपुर को। तो हेरिटेज सिटी जयपुर, रतन नगरी जयपुर, पूर्व का पेरिस जयपुर, गुलाबी या पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है भाई। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं।
राजस्थान का राजकीय पशु, तो वन्य जीव के अनुसार पूछ ले, यानी कि जंगली जानवरों के हिसाब से पूछे तो आपसे भैया क्या वन्य जीव पूछे तो चिंकारा है। क्या भैया? चिंकारा है राजकीय पशु। नाम है इसका गजेला। गजेला घोषित कब किया गया? 1981 में। कब किया गया घोषित? 1981 में। राज्य के पशु, अरे पशुधन श्रेणी के हिसाब से पूछे, पशुधन श्रेणी के हिसाब से पूछे तो वो ऊंट है भैया। इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। घोषित कब किया गया? ये 19 सितंबर 2014 को ये घोषित किया गया भैया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भैया वृक्ष। अब वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी वृक्ष है भैया। क्या? खेजड़ी वृक्ष 31 अक्टूबर 1983 को ये क्या किया गया भैया? 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी वृक्ष को राष्ट्रीय यानी कि राज्य की वृक्ष बनाया गया राजस्थान के अंदर। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया। और इसके अन्य नाम कौन कौन सी हैं? समी वृक्ष या कल्प वृक्ष भी किसे कहा जाता है? खेजड़ी वृक्ष को ही कहा जाता है कल्प वृक्ष। इसे किससे संबंधित है? तो ये विष्णुई संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? विष्णुई संप्रदाय। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है तेजाजी। अब तेजाजी कौन है भैया? तो लाछा गुजरी का संबंध किससे है भैया? तेजाजी से। कहां जन्म हुआ था? नागौर में, यानी कि 1073 ईस्वी में नागौर में जन्म हुआ था तेजाजी का। लाछा गुजरी से संबंधित है। ये किसके अवतार हैं? तो भगवान शिव के 11वें अवतार माने जाते हैं। कौन भैया? तेजाजी। भगवान शिव के 11वें अवतार कौन माने जाते हैं? तेजाजी। इन्हें गाय या सांप का देवता कहा जाता है। गाय या सांप का देवता किसे कहा जाता है? तेजाजी को कहा जाता है। लाछा गुजरी किससे संबंधित है? तेजाजी से संबंधित है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला पाबूजी। अब पाबूजी कौन है भैया? तो इनका जन्म जोधपुर में हुआ था। कहां हुआ था? जोधपुर में। ये लक्ष्मण का अवतार माने जाती हैं। लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है भैया? पाबूजी को। पिलैग धड़ या ऊंटों का देवता किसे कहा जाता है? पिलैग धड़ या ऊंटों का देवता किसे कहा जाता है? पाबूजी को कहा जाता है। पिलैग धड़ ऊंटों का देवता पाबूजी। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। रामदेव जी। अब रामदेव जी कौन है? तो छुआछूत निपटाने वाले, यानी कि छुआछूत को मिटाने वाले कौन थे भैया? रामदेव जी। इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है। बाबाओं का बाबा, पीरों के पीर। पीरों के पीर को किसे कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। ये विष्णु के अवतार हैं। कौन है भैया? ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला घटक। अब भैया पर्यावरण के दो घटक होते हैं। कौन कौन से भैया? तो जैविक घटक और अजैविक घटक। अब जैविक घटक में कौन आते हैं? जिनके अंदर जान होती है, जो श्वसन करते हैं, जिनके अंदर जान हो, जैसे सजीव। और अजैविक के अंदर जिसके अंदर जान ना हो भैया, सीधी सी बात है। तो जैविक पेड़ पौधे, पादप, मानव, जीव जंतु, जीवाणु, ये सब क्या जैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। यहां से 1% सॉलिड पूछेगा भैया, 101%। अजैविक घटक वायु है, मैदान है, सूर्य का प्रकाश है, नदियां हैं, ताप है, हवा है, पहाड़ है, मृदा है, वर्षा, ये सब किसके आते हैं? अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला कह रहा है एंजाइम। अब एंजाइम क्या भैया? तो लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो टाइलिन है, एमाइलेज है और लाइसोजाइम। तो टाइलिन, एमाइलेज और लाइसोजाइम ये लार में पाए जाते हैं एंजाइम। पेनक्रियाज, अग्नाशय में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो लेट, यानी कि लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज ये कहां पाए जाते हैं भैया? अग्नाशय पेनक्रियाज के अंदर। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है स्रोत। अब स्रोत कौन कौन से भैया? तो नवीनकरणीय स्रोत और अनवीनकरणीय स्रोत। नवीनकरणीय स्रोत और अनवीनकरणीय स्रोत, इन्हें कहते हैं भैया परंपरागत यानी कि गैर परंपरागत स्रोत। तो नवीनकरणीय की बात करें तो कभी ना समाप्त होने वाले ऐसे स्रोत, तो कभी ना समाप्त होने वाले, जैसे सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वार ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत है। तो ये कैसे स्रोत है? ये नवीनकरणीय स्रोत है। कैसे है? नवीनकरणीय। और अनवीनकरणीय स्रोत कौन कौन से भैया? जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, ये कैसे हैं? अनवीनकरणीय स्रोत है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है राजस्थान। अब राजस्थान की बात करें तो राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो 10 सदस्य। राज्यसभा पूछ ले 10 सदस्य। कार्यकाल राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। लोकसभा पूछे राजस्थान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं भैया? तो 25 सदस्य हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का है। विधानसभा में पूछे तो भाई 200 सदस्य हैं। अब एक बार फिर राज्यसभा में पूछे, राजस्थान के अंदर बात चल रही है भैया। राज्यसभा में 10 सदस्य, कार्यकाल 6 वर्ष, लोकसभा में 25 सदस्य, कार्यकाल 5 वर्ष, विधानसभा में 200 सदस्य। अगर हम बात करें भाई अधिकतम संख्या कितनी होती है भाई? राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 250। वर्तमान में कितनी है? 245। और भैया 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 किए जाते हैं। और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है जैव विविधता हॉटस्पॉट। अब जैव विविधता हॉटस्पॉट कहां पर है भैया? तो विश्व में तो भैया 36 है, भारत में 4 है। कौन कौन से? ये ध्यान रखना भाई। पश्चिमी घाट है, हिमालय है, इंडो बर्मा है भैया, और सुंडालैंड। तो सुंडालैंड, इंडो बर्मा, हिमालय, पश्चिमी घाट, ये 4 है। एक प्रश्न यहां से पूछेगा भैया कौन सा हॉटस्पॉट नहीं है, ऐसा करके पूछेगा। ये है। तो जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन कौन से भैया? पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड।
अगर हम बात करें जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता शब्द किसने दिया था, तो वाल्टर सी रोसेन ने दिया था, वाल्टर सी रोसेन ने। और सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो केरल की शांत घाटी में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट अगला भैया, अगला है चीनी मिल। अब चीनी मिल कहां पर है, राजस्थान के अंदर पूछ रहा, चीनी मिल कहां कहां है, कौन कौन सी, 4 है भैया, कौन कौन सी देखे, तो दी मेवाड़ भोपाल सागर जो चित्तौड़गढ़ में है, दी मेवाड़ भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ये पहली प्रथम यानी राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है। 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। स्टेट गंगानगर चीनी मिल, ये गंगानगर में है भैया। 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। और केशो राय पाटन ये सहकारी है। कैसी है, केशो राय पाटन ये सहकारी है चीनी मिल। तो इसकी स्थापना कहां हुई थी, ये 1965 में हुई थी, बूंदी में। कहां पर, बूंदी में। वर्तमान में क्या है, ये बंद है भैया। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में है उदयपुर शुगर मिल्स, ये 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये 4 है भैया, दी मेवाड़ भोपाल सागर चित्तौड़गढ़, स्टेट गंगानगर, केशो राय पाटन सहकारी बूंदी के अंदर, उदयपुर शुगर जो है वो 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। 329 में एक वस्तु को बेचने पर एक डीलर को 6% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब भाई वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। 100% प्रत्येक वस्तु होती है, हाँ जी होती है। कितने की हानि, 6% की। इसका मतलब 94 है। इसका मतलब कितना बचा भैया, 94। 94 का मान दे रखा है भैया, 94 कितने के बराबर है, 329 के बराबर है। अब एक कितने के बराबर होगा, तो 94 से 29 को भाग कर देंगे, तो 94 तिया कितना होता है, 282। और फिर बचेगा कितना पर, वहां पर बचेगा भाई यानी 47, पॉइंट लगा देंगे, 470 हो जाएगा, 3.5 बचा। तो 1 बराबर 3.5 हो गया भैया, 1 बराबर 3.5। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 की कर देंगे गुणा, तो 350 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं यदि एक अनुपात है 5:7 है, कितना भैया, 5:7 है, तो इसका पूर्व पद यानी कि परपद, सॉरी क्या करा, परपद, ये वाला पद, तो परपद कितना, 35 है। परपद कितना भैया, 35 है। तो 7 पंजे कितना होता है 35, और 5 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। यानी कि इसका मान दे रखा है, 7 का मान 35 दे रखा है भैया, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा ना, फिर 5 का मान कितना होगा, 25 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है एक साइकिल 1800 रुपए में खरीदकर 12% लाभ पर बेची गई, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। भाई कितने रुपए में खरीदकर भैया, 1800 रुपए में खरीदकर, कितने का लाभ होता है जी, 12% का लाभ होता है, कितने पर, 100 रुपए पर। भाई कितने पर होता है, 100 रुपए पर। कुछ नहीं करना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 18 और 12 बच्चा। अब 18 और 12 बच्चा, तो इसकी कर देंगे गुणा भैया, तो कितना हो जाएगा, 18 और 12 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 216 आएगा। कितना आएगा, 216। अब ये 216 आया है, हमारे पास मूल्य कितना था, 1800 रुपये। अब 1800 प्लस 216 करेंगे तो हो जाएगा 2016, जो बी ऑप्शन में दे रखा है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दी गई आकृति का आयतन बताइए। इस आकृति में आपको आयतन बताना है भैया। अब भाई घनाभ है, घनाभ का आयतन क्या होता है भैया, एल गुणा बी और गुणा क्या होता है भैया, एच होता है, यानी घनाभ का आयतन। तो कितना होता है, एल गुणा बी गुणा एच, यानी कि 2y गुणा बाई और गुणा 3y। अब टोटल कितना हुआ, तो 2 1 2 2 3 6, तो 6 हो जाएगा, बाई की पावर 3 हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। आइए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नों का सही अवरोही क्रम क्या है। अब एक को कोई सी भिन्न पकड़ लें, एक जैसी है भैया। जैसे हम बात करें इस वाले को ले रहे हैं, तो सब में ऊपर में अंश में 0 लगा दें भाई, तो ये हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 10/2, ये 2/5 है ना, तो 20/5 कर दें इसको भैया, 20/5 कर दें। अगला है तो 30/4 कर दें। अगला क्या भैया, 2/30 है तो 20/3 कर दें। यहाँ इतना हो गया भैया। अब इसको भाग कर लें, 2 से अगर 10 को भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा जी, 5 बार जाएगा। 5 से 20 को भाग करेंगे तो जी 4 बार जाएगा। 4 से 30 को भाग करेंगे तो 7 चौक 28, 7 बार जाएगा, कुछ आएगा। 3 से 20 को भाग करेंगे तो 3 6 18 होता है, इतना आया भाई। अब क्या रहा अवरोही क्रम, इसका मतलब बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है भाई, 7 वाली। इसका मतलब 7 जो माना है वो बड़ी भिन्न है।
तो कितने के 3/4, तो 3/4 कौन से में पहले भाई, सभी में 3/4 है, इसका मतलब ये वाला तो होगा नहीं, 3/4, तो 3/4 पहले आया भैया, उसके बाद उससे छोटी कौन सी है, तो इसका मतलब ये 6 वाली, तो हो जाएगा 2/3 वाली, 2/3, तो 4, 3/4, 2/3 कौन से में भैया, तो इसका मतलब ये तो है नहीं, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है भैया, ऑप्शन नंबर बी में। अगला फिर क्या कह रहा है भैया, फिर 5 वाली आएगी तो 1/2 हो जाएगा, फिर कौन सी आएगी भैया, 5 के बाद 4 तो 2/5 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। करेक्ट जवाब बी ऑप्शन है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 1 से 30 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती हैं, 8 है, 9 है, 10 है, ये 11 है। तो भाई अगर हम बात करें, जैसे भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद कितनी 7, 7 के बाद कितनी भैया 11, और 11 के बाद अगर बात करें तो 13, 13 के बाद करें तो भाई 17, 17 के बाद करें तो 19, 19 की बात करें भाई 23, और 23 की बात करें तो भैया 29। जरा गिन ले भैया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है। वैसे भी याद कर सकते हैं भैया 1 से 30 तक 10 होती हैं। आइए नेक्स्ट अगला, अनबसानी आवर्ती संख्या 0.123 के बराबर भिन्न कौन सी है। तो ऐसे सवालों को क्या करना है जरा देखें भाई, ये बार लग रहा है, इसको बार को बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है आपको भाई, तो हम लिख लेंगे भाई 123 ऊपर लिख लिया बटे में। अब जरा एक बात बताएं भैया कि बार कितने पर है, एक आदमी पर बार है तो इसका मतलब 1 9 लिख लेंगे, कितने लोगों पर बार नहीं है तो इसका मतलब 2 लोगों पर बार नहीं है, तो 2 0 लगा देंगे। यहां तक बात समझ में आई भैया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या कह रखा है, उसके बाद कह रहा है भैया ये 12 है, क्या कह रहा है, ये 12 है, जिस पर बार नहीं है उसी को इसमें से माइनस कर देते हैं, बिल्कुल जी ठीक है जी। अब 123 में से 112 जाएगा तो 111 बचेगा जी, कितना बचेगा 111, 111 बटे हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा भैया 900। अब ये कट रहा है किसी से, हाँ जी कट रहा है, तो जरा देख लें भाई 3 से कट जाएगा, तो 3 तिया होता है 9 जी, 2 बचा तो 3 सत्ते होता है 21, 37 ऊपर आया और 3 तिया होता है 9, इसका मतलब 37/300 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य कितने के बराबर है। 50 पैसे के 16 सिक्के, इसका मतलब 8 रुपया, इसका मतलब 8 रुपया, 16 पंजे 80 तो 8 रुपया हो गए। अब 8 रुपया कौन से में बनना भैया, पहला ऑप्शन, 1 रुपए के 4 सिक्के 4 रुपए, 2 रुपए के 3 सिक्के तो 6 रुपए, 4 ये नहीं होगा 10 हो गए भैया, गलत हो गया। दूसरा 2 रुपए के 3 सिक्के, इसका मतलब 2 3 6 रुपए, और भैया 25 पैसे के 8 सिक्के, इसका मतलब 2 रुपया, तो इसका मतलब 8 इसी में हो गया, जो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है, आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पी ने 9,000 रुपए का ऋण, पी ने 9,000 रुपए का ऋण 8.5% साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष 8 मास के लिए, तो उसे कुल कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी, ये आपको बताना है भाई। अब ऐसे सवालों को क्या करना है जरा देखें भाई, ऐसा ही बराबर PRT/100 होता है जी, होता है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, जरा इसको या तो इसको बदल लें, कुछ नहीं बदलना कुछ नहीं है। जरा देखें भाई 9,000 लिख लिया यहां पर, बिल्कुल जी 9,000 लिख लिया, गुणा कर दिया, ये कितना भाई 8.5, इसको मैं पूरा 85 लिखूंगा भाई, लिखूंगा 85 गुणे, अब ये है भाई 2 वर्ष 8 माह, इसको पूरे में वर्ष महीने में बना ले लेता हूं, तो 2 वर्ष का मतलब 24 माह और 8 32 माह हो गए, टोटल माह कितने हो गए भाई 32 हो गए जी, 32 यहां पर लिख लिया, कितना लिख लिया भैया 32। अब जरा देखें भाई 100 तो इसके में लगता है सूत्र ऐसा ही बराबर PRT/100 होता है जी 100, 8.5 था तो इसका मतलब 10 इससे आएगा भाई, 10 इससे आएगा, जो 32 करें तो इसको भाई हम साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12 यहां पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी 12 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है भाई। 0 से 0 कट जाएगा जी, 2 0 से 2 0 गए, 1 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब कितना होता है 4 अट्ठे 32 होता है और 4 तिया 12 होता है, 3 एकम 3 होता है और 3 तिया 9 होता है। अब 8 तिया 24 और कितना बच्चा भैया 85, तो 24 और 85 बचा कितना 24 और 85, 24 गुणे 85, तो 24 और 85 की जब गुणा करेंगे तो भैया कितना आएगा 2024 आएगा, जो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर है, एक व्यक्ति इस मैदान की परिमिति 5 चक्कर लगाने पर दूरी तय होगी, कितनी दूरी तय करेगा भाई ये बताना है। तो यहाँ पर ये किलोमीटर में है भैया, कितना है किलोमीटर, कितना है किलोमीटर, और यहाँ पर क्या किलोमीटर और यहाँ पर भी क्या है किलोमीटर। जरा देखें भैया क्या करना है भाई, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है,
इसका मतलब 6400 का भुजा स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 80 आ जाएगा। तो ए का मान 80 आया। बिल्कुल ठीक है भाई, ए का मान 80। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4a होता है। अब 4 गुणा 80 करेंगे तो 4 गुणे 80 अगर हम करेंगे, 4 गुणे 80 तो बराबर आ जाएगा जी 3200। कितना आ जाएगा, 3200 आ जाएगा। 8 चौक 32, 3200 हो गया, यानी कि सॉरी कितने, 320 आ जाएगा। 8 चौक 32, जीरो लगाएगा, 320 हो जाएगा भाई। अब कह रहे हैं कितने चक्कर लगा रहा है, तो 5 चक्कर लगा रहा है, तो 5 से गुणा कर देंगे भाई। 5 से गुणा हो जाएगा, 5 जीरो का जीरो जीरो जाएगा जी, और 5 दूनी 10 का जीरो, हासिल लगाएगा 1, 5 ते 15, 1 1600 हो जाएगा। 1600 का मतलब होता है किलोमीटर में। तो अगर इसको इसमें चेंज करेंगे तो मीटर में आया है 1600 मीटर, तो किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1.6 मीटर किलोमीटर हो जाएगा, जो सी ऑप्शन में दे रखा है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 100%, एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपए पर बेची जाती है। कहने का मतलब है 10% लाभ, 100 रुपए पे कितने का लाभ भैया, तो 10, कितने का लाभ जी, 110 रुपया का लाभ। कितने का, 110 रुपए का लाभ। इसका मतलब 110 रुपया कितने के बराबर, 330 के बराबर। जीरो से जीरो गया, 11 एकम 11, 11 तिया 33। जब 1 बराबर 3 तो 100 बराबर 300। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। 5 छात्रों का औसत भार 40 है। यदि उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 किलोग्राम था वो छोड़कर चला जाता है तो शेष बचे छात्रों का औसत कितना होगा, ये आपको बताना है। अब 5 छात्र का औसत कितना है भैया, 40 है, बराबर टोटल 4 पंजे 20, 5 जीरो का जीरो जीरो और 5 चौके 20, 200 हो गया जी। कितना हो गया, 200। एक छात्र छोड़कर चला गया, एक छात्र छोड़कर चला गया, इसका मतलब कितने, 50 किलोग्राम वाला। तो बचा कितना भैया, यहां पर जो बचा वो बचा भैया 150। कितना बचा जी, 150 बचा, क्योंकि ये चला गया ना। अब एक छात्र चला गया, एक छात्र चला गया, तो 5 टोटल छात्र थे तो 4 बचे। तो 4 से अगर इसको भाग करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 2 बचेगा। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 3 बचा और 0, और 4 सत्ते 28, 37.5 हो जाएगा, जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं। यदि उतना ही भाग 6 घंटे में साफ करें तो क्या होगा, कुछ नहीं भाई, वो 12 गुणे 7 बराबर 6 गुणे x मान लें। एमडीएच वाला वो सूत्र फार्मूले लग जाएगा भैया। 6 एकम 6 होता है, 6 दुआ 12 होता है, और 2 की और 7 की गुणा करेंगे तो भैया 14 आ जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आइए भाई अगला, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि 25 + 12 गुणा 33 - 25 और भागा 5। अब इस सवाल को क्या करना है भाई, 5 से अगर 25 को भाग करेंगे तो कितना जाएगा जी, 5 से अगर 25 को भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 5 से अगर 25 को भागना तो 5 बार जाएगा जी। तो 5 तो ये आया, चिन्ह माइनस का आया यहाँ पर। 12 और 33 की अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा भैया, 12 का 12 12 3 36 का 6 हो जाएगा, 3 हासिल का, 12 3 36, तो कितना आएगा, 12 3 36 और 3 396 हो जाएगा। और इसमें भैया 25 और जोड़ देंगे, 25 और जोड़ देंगे। 5 तो इससे आया है ना, 5 तो इससे आया भैया, तो कितना हो जाएगा जी, 400, कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 का 421 हो जाएगा जी, 421 हो गई। माइनस के 5 कर देंगे तो कितना बचेगा, 416 बचेगा, जो सी ऑप्शन में दे रखा है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर 10 रुपए में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है, वह 11 रुपए में 10 की दर से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। अब एक बता, रुपए वस्तु वाला फार्मूला है, तो 10 रुपए यानी कि 10 रुपए, कितनी दर, 11 दर, बराबर 11 की दर यानी कि 10 रुपया। तो मतलब अंदर अंदर की गुणा, बाहर बाहर की गुणा, तो 11 11 121 बराबर कितना आया भैया, 100। अब एक बात बताएं जरा भैया, करने की कोई आवश्यकता नहीं है, 100 रुपए से ये कितना अधिक है, 21 रुपया अधिक है, तो 21% हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए हुए त्रिभुज में ओबी यानी एबीसी एक त्रिभुज रखा है, ओबी और ओसी क्रमशः कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक हैं, तो कोण बी ओसी का मान होता है, यानी इसका मान पूछ रहा है भैया, इस वाले का मान पूछ रहा है। इसमें क्या करना है, ऐसे सवाल अगर दिखाई दे जाए, वृत्त के अंदर ना हो बाहर हो, तो ऐसे सवालों में होता क्या है, इसका आधा 90 जोड़ देंगे। कैसे भैया, 40/2 और प्लस कितना कर देंगे, 90 कर देंगे जी। कितना हो जाएगा, 20, और 20 और 90 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110। कैसे भाई, यहां पर जो कोण होता है वो
यहाँ पर जो कोण दे रखा हो, यहाँ पर जो कोण दे रखा हो तो उसका आधा कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? आधा कर देंगे। तो आधा हो गया इसके 20। अब इसमें 90 और जोड़ देंगे तो भैया कितना हो जाएगा? एक समकोण 90 का होता है ना, तो 110 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक छात्र के 98 की बजाय 108 अंक त्रुटि से हो गए। यानी कि एक छात्र था जिसके 98 की बजाय 108 अंक त्रुटि से अंकित हो गए भाई। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक 1/5 बढ़ गया। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी? अब भी एक बताना जरा, 98 थे, गलती से कितना हो गया भाई? 108 हो गया। क्या हो गया? 108 हो गया। कितना बढ़ गया? 10%। 10 बढ़ गया। 10 कितने के बराबर है? 1/5 के बराबर है। 10 कितने के बराबर? 1/5 के बराबर है। तो तिरछी गुणा करेंगे तो भाई 1 बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा ना, हो जाएगा। 1 बराबर 50 हो जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है दी गई आकृति में कोण बी ए सी यानी कि ए का मान कितना दे रखा है? ये 30 अंश, कोण ए बी सी 50 अंश, तो कोण सी डी ई 25 अंश है। तो कोण ए ई डी का मान बताइए। यानी कि मतलब इस वाले का मान पूछ रहा है, ए ई डी, इस वाले कोण का। अब जरा देख भाई, जब कोई भी त्रिभुज होता है, कोई भी त्रिभुज होता है, तो इसमें अगर ऐसे कर दें हम, यानी कि बहिष्कोण बना दें, एक त्रिभुज है और इसमें एक बहिष्कोण बना दें, तो इन दोनों कोणों का योग इन दोनों कोणों का योग होता है ये वाला बहिष्कोण। बहिष्कोण का मान कितना होता है? इन दोनों कोणों का योग होता है। जरा देखें, अब इस वाली लाइन को ना माने तो हम मान के चला भाई ये जो दोनों कोण है तो ये वाला बहिष्कोण हो जाएगा जी। हाँ जी हो जाएगा, बिल्कुल बहिष्कोण है भैया। तो ये 80 अंश का ये वाला हो गया ना, हो गया, क्योंकि इन दोनों का योग होता है। तो 30 और 50 80 हो गए जी। हाँ जी हो गए। अब जरा देखें, इस वाले को ना माना कुछ देर को, तो अब इस त्रिभुज की बात करें हम, इस वाले त्रिभुज की। कौन से त्रिभुज की? अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, अगर हम इस वाले त्रिभुज की बात करें, केवल इस वाले त्रिभुज की बात करें, इस वाले त्रिभुज की बात करें, ये त्रिभुज हो गया और आगे को ये बहिष्कोण बढ़ गया, बहिष्कोण है, तो फिर इन दोनों कोणों का योग हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा भाई। तो 80 और 25 105 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? जो ए ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? कह रहा है दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती हैं, तो कोण एओसी 50 अंश है। तो कोण बीओसी कितना होगा? कोण बीओसी, तो कोण बीओसी ई वाला पूछ रहा है भैया, ई वाला पूछ रहा है जी, कितना होगा? अब जरा बता भी, अगर कोई भी रेखा ये ऐसे है, इसका मतलब ये रेखा है, अगर इस पर ये कोण अगर मैं मानूं कितना है, अगर ये 50 है, तो भैया इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हाँ जी होता है। इसका मतलब 180 अंश आना चाहिए, तो 130 ना हो जाएगा ये वाला। हाँ जी हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर है, जैसे हम माने चला इस वाले कोण को ना माने, इस वाली रेखा को ना माने, इस वाली रेखा है ही नहीं, ऐसे समझे, तो बिल्कुल यही कंडीशन बन गई। हाँ जी ये कंडीशन बन गई। तो जरा बता भी, ये पूरा कोण कितने का है? ये पूरा कोण 180 अंश का है। जब इसमें से एक कोण 50 का दे रखा है तो दूसरा 130 का हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो इसके पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का। अब जरा देखें भाई, अगर जैसे मैं मान के चलूं भाई, कोई भी बात करें हम, जैसे घन होता है, घन का मतलब होता है 3, और घन का मतलब क्या होता है 3, और क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है भैया? क्षेत्रफल का मतलब होता है 2, और भुजा होती है सिंगल में, भुजा सिंगल में होती है। जरा कैसे? जैसे भी ये है अनुपात दे रखा है, तो ये किसका घन है? ये घन क्या पूछ रहा है? आयतन का अनुपात तो पूछ रहा है, तो घन तो किसका घन है? तो ये जी 3 का घन है, और 64 ये 4 का घन है। अब क्या कह रहा है? क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है ना, तो भाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 9 अनुपात 16, सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम सामर्थ्य 84 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब 3:4 में है भैया, तो 84 इनका दे रखा है एलसीएम, तो 3 चौके 12 होता है, 3 चौके 12 है, तो 12 बराबर 84, तो 1 बराबर 7 हो जाएगा जी। बिल्कुल सही है, 12 7 84 होता है भाई। 12 बराबर 84 तो 1 बराबर 7। अब क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी कौन सी? 4, तो 7 चौके 28 हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। छोटी पूछे तो 21 हो जाता। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1/3, 1/3, 2/9, 5/6 तथा 4/27 का लघुत्तम सामर्थ्य बताइए। अब जरा देखा भाई, तो लघुत्तम सामर्थ्य लासा, अगर हमें लासा निकालना हो, लासा निकालने का फार्मूला है कि भाई अंशों का लासा, अंशों का लासा, अंशों का लासा, लासा निकालेंगे तो पहले ऊपर लासा ही आ जाएगा, और बटे हर का मासा, हर का मासा।
बिल्कुल ठीक है। अगर हानि पूछता तो ऊपर अंशों की यानी कि अंश का अब क्या निकाल लेते हम, जो हमारे अंश थे उसको निकाल लेते। या हानि पूछे तो हानि परसेंट पूछेगा तो जरा देखा भी, तो लासा पूछ रहा है तो अंशों का लासा निकाल लिया, अंशों का लासा। तो लासा ऊपर 1 2 3 4 5 बिल्कुल अलग है, तो 4 5 20 और 20 दूनी कितना हो जाए 4 2 और 5 2 5 4 का लासा कितना आ जाएगा जी 20 आएगा। 20 तो ऊपर हो गया जी, 20 तो ऊपर हो गया, 20 तो ऊपर हो गया। अब मासा भाई 3 9 6 27 3 से कट जाएंगे तो बिल्कुल 3 से कट जाएंगे, तो 20/3 हो जाएगा इसका भैया आंसर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है 20/3, 20/3। आइए भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 7 है, 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो जरा बताएं 3 संख्याओं का औसत कितना है भैया, सॉरी 3 संख्याओं का औसत 7 है तो कितना हो गया 3 7 21 हो गया। अब कह रहा है भैया 2 संख्याओं का औसत 4 है तो कितना हो गया 8 हो गया। अब 21 में से जब 8 जाएगा भाई, अब 3 का भी 3 का 7 था तो 2 का 4 हो गया, तो एक ही तो बची, तो बचने वाली को 21 में से 8 घटाएंगे तो 13 बचेगा जी, ना बचेगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि परसेंट क्या होगा? 144 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो भैया इसका हानि परसेंट क्या होगा? अब भाई एक बात बताएं 144 है ये, बिल्कुल ठीक है जी है। करना कैसे सवालों को 144 में से 6 घटा दें, यानी सॉरी हानि कह रहा ना, हानि के तो जोड़ दें और लाभ के तो घटा दें, उल्टा कर दें। तो 6 जोड़ दें और जी छोड़ बोले कितना हो जाएगा भाई, आज मेरे भैया 150 हो जाएगा जी। कितना हो गया 150 हो गया, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब जब 150 हो गया तो कितने की हानि? 6 की हानि। कितने पर भैया? 150 पर। कितने पर? 150 पर। गुणा कर दें 100 की, गुणा कर दें 100 की। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा भैया, और 5 दुआ 10, 5 दुआ 10 और 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 गुणा 2 बचा तो 2 दूनी 4, जो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नहीं समझ में आया तो भैया एक बार फिर देखें जरा कैसे। 144 है, पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 6 और 144 150 हो गया जी, 150 हो गया, 150 हो गया। कितने पर थी? 6 की हानि, गुणा 100 अब काटा पीटी कर लें, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 ऊपर तो 4 हो जाएगा। उपयोगी नास्ती, यानी कि संस्कृत शिक्षण में श्रव्य साधन का उपयोग नहीं है। कौन सा श्रव्य साधन नहीं है? आकाशवाणी, मानचित्रम, टेप रिकॉर्डर या ग्रामोफोन। अब हम बात करें भाई आकाशवाणी तो श्रव्य और दृश्य दोनों हैं, यानी कि ये टेलीविजन जिसे कहते हैं, ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर ये श्रव्य साधन है। लेकिन कह रहा है कि भाई कौन सा नहीं है, तो मानचित्र एक दृश्य साधन है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मानचित्रम। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत अध्यापक से अभिन्न मित्रम अस्ति, संस्कृत अध्यापक के लिए अभिन्न मित्र क्या है? कौन सा है उसका मित्र भैया? तो श्यामपट्टा है, चाटा है, मानचित्रम है, ये चित्रम है, तो क्या हो जाएगा? श्यामपट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है श्यामपट। आइए भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति, भाषा शिक्षण में महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? व्याकरण का ज्ञान होना, व्यवहार ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण होना या विद्यापति में रुचि होना। यानी कि व्याकरण का ज्ञान हो, व्यवहारिक ज्ञान हो या शुद्ध उच्चारण हो। तो भाषा शिक्षण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो है शुद्ध उच्चारणम। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है शुद्ध उच्चारणम। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखित परीक्षाया प्रश्ना संति, लिखित परीक्षा के प्रश्न कौन कौन से? लिखित परीक्षा किस टाइप से हो सकती है? कह रहे हैं ये कि निबंधात्मक रूप से हो तो लिखित परीक्षा मानी जाएगी, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। लघु उत्तरात्मक प्रश्न हो वो भी लिखित परीक्षा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो वो भी लिखित परीक्षा है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सभी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नंकितेषु अनुवादस्य प्रकारम नास्ति, निम्न में से अनुवाद का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? तो भाई ये अनुवाद की हम बात करें भाई, चित्रानुवाद है, अक्षरश अनुवाद है, छाया अनुवाद है या तथ्य अनुवाद है। तो अनुवाद के 3 प्रकार होती हैं, अक्षरा अनुवाद, तथ्या अनुवाद और छाया अनुवाद। लेकिन चित्रानुवाद नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का
सही जवाब हो जाएगा अनुवाद। आइए, सर्व शब्दस्य पुल्लिंग बहुवचनीय रूपम अस्ति। सर्व शब्द का पुल्लिंग बहुवचन रूप क्या होगा? सर्वा होगा, सर्वे होगा, सर्वम होगा या सर्वाणी होगा। तो सर्वम शब्द का जो पुल्लिंग बहुवचन रूप है वो हो जाएगा सर्वे, जो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भाई, सर्वे हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं परिष्कारात्मक शिक्षणम अस्ति। परिष्कार का मतलब हुआ है निकाल देना, यानी कि उसको ठीक कर देना। तो क्या भैया? उपचारात्मक है, व्यापकम है, विकल्पात्मक है या मौखिकम है। तो परिष्कारात्मक का मतलब होता है उपचारात्मक, जो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। छात्रों की जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करना। शिक्षण भवेत, शिक्षण भवेत यानी शिक्षण किस टाइप से होता है? क्या संश्लेषण से विश्लेषण की ओर होता है? क्या कठिन से कठिन की ओर होता है? क्या तर्क से मनोविज्ञान की ओर होता है? या सरल से कठिन की ओर होता है? तो शिक्षण जो है वो सरल से कठिन की ओर होगा। पहले कठिन चीजें बताएंगे तो बच्चा तो समझ नहीं पाएगा भैया, तो पहले सरल फिर कठिन। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है, सरलात कठिनम प्रति। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। मम इतस्य का विभक्ति। मम की विभक्ति कौन सी है भैया? प्रथम विभक्ति है, द्वितीय है, पंचमी है, षष्ठी है। अब हम बात करें मम। मम की जो बहुवचन रूप बनेगा इसका भैया वो बनेगा षष्ठी विभक्ति में आकर की। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। शिक्षा क्षेत्रे इत्यत्र समास विग्रह अस्ति। शिक्षा क्षेत्र का समास विग्रह क्या होगा? शिक्षायाम क्षेत्रे, शिक्षाम क्षेत्रे, शिक्षया क्षेत्र या शिक्षाया क्षेत्रे। तो क्या बनेगा भैया? शिक्षायाम क्षेत्रे बनेगा, जो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, शिक्षायाम क्षेत्रे। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिता इत्यस्य का प्रत्यय वर्तते। स्थिता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? स्था प्लस कथवतु, स्था प्लस सिरत प्रत्यय, स्था प्लस कत प्रत्यय, स्था प्लस इत प्रत्यय। तो स्था में स्था धातु है, कत प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, स्था प्लस कत प्लस प्रत्यय। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अति उत्तमे पदे संधि विच्छेद करने। अति उत्तम पद का संधि विच्छेद क्या है? अति प्लस उत्तमी, अत्य प्लस उत्तमी, अति प्लस तमी, अति प्लस तमी। तो क्या बन जाएगा? अति प्लस उत्तमी बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा बिल्कुल सही जवाब है, अति प्लस उत्तमी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं भैया प्रापन्नोत्पत्ति इत्यय का धातु। प्रापन्नोत्पत्ति में कौन सा धातु है? तो कौन सा धातु है भाई? प्राप धातु है, प्रप धातु है, प्रपन्न धातु है या आप धातु है। तो प्रापन्नोत्पत्ति में कौन सा धातु है भैया? आप धातु है। कौन सा धातु है? आप धातु है, जो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है, आप धातु। नेक्स्ट अगला है। प्रच्छन्नम अत्र का प्रत्यय प्रयुक्तम। प्रच्छन्नम में कौन सा प्रत्यय है? सिरत प्रत्यय है, कत प्रत्यय है, कतवतु प्रत्यय है या अवुल प्रत्यय है। तो प्रच्छन्नम अम आए या कौन सा प्रत्यय हो जाएगा भाई इसमें? तो हो जाएगा कत प्रत्यय, जो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, कत प्रत्यय। आइए नेक्स्ट अगला है। ऐसा इत्य विभक्ति अस्ति। ऐसा पद जो है इसमें कौन सी विभक्ति है भैया? प्रथमा विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है, षष्ठी है या सप्तमी है। तो ऐसा शब्द में प्रथमा विभक्ति है भाई। जैसे राम, और राम का जो प्रथमा बनेगा वो राम बनेगा, राम रामम रामम रामेण राम, राम रामम रामेण रामाय रामत रामस्य रामे राम। तो प्रथमा विभक्ति हो जाएगी यस में, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट अगला है। राजसु शब्द से मूल शब्द अस्ति। भाई राजसु शब्द का मूल शब्द क्या है? तो राजा के जो रूप बनती हैं वो राजा की नहीं बनती भैया, इसका मूल शब्द जो होता है वो राजन होता है। क्या होता है? राजन होता है। तो राजा, राज, राजस या राजन। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, राजन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला है। विद्याहीन इत्य समास अस्ति। तो विद्या से हीन, तो कर्मधारा तत्पुरुष यानी कि कर्मधारा है समास, या तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, या अव्ययभाव समास। तो भाई जिसमें क्या हो? विभक्ति हो, तो विभक्ति जिसमें होती है तो तत्पुरुष समास हो जाता है भाई, जो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणाम इत्य का विभक्ति अस्ति। गुरुनाम में कौन सी विभक्ति है? तो गुरु, गुरुम, गुरुणा, गुरवे, गुरु, गुरु, गुरव, गुरु। तो ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप बनेगा भैया। तो गुरुनाम गुरेसु, तो सप्तमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, षष्ठी बहुवचन, तृतीय बहुवचन। तो ये बन जाएगा षष्ठी बहुवचन, जो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, षष्ठी बहुवचन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला देखते हैं। ऋतुषाणाम उपयुक्त स्थानम पूरते। भाई ऋतुषाणाम क्या होगा भैया? मूर्धा, क्या कंठ, क्या कंठतालु, जीवा या मूर्धा। तो क्या बनेगा? तो ऋतुरेषाणाम मूर्धा, जो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला है। कह रहे हैं कि यमंगलम व्यंजनानाम उच्चारण स्थानम का वर्तते। यंगलम का उच्चारण स्थान क्या है? इंगलम का उच्चारण स्थान क्या भैया?
तो नासिका है, मुख है, जीवा मूल्य है, या कंठोष्ठ है। तो क्या हो जाएगा भैया, तो कंठोष्ठ कौन सा हो जाएगा, नासिका हो जाएगा, ये नाक से बोले जाते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। जैसे हम बात करें का वर्ग वाले, का वर्ग वाले, का वर्ग वाले पांचों, और इसमें आ जाएगा भैया हा है, और कौन सा भैया विसर्ग है, और छोटा आ है, और बड़ा आ है, ये कंठ से बोले जाते हैं। कंठ तालु की बात करें तो कंठ तालु से कौन से बोले जाते हैं, जो कंठ से भी बोले हैं तालु से भी, तो ए है और हमारा आई है, ये कंठ तालु से बोले जाते हैं भैया। जीभा मूर्धा से कौन से, ये टावर्ग वाले, और रेसे रेसी, और षटकोण वाला सा, और भैया रा, ये किससे बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं भाई। अगला क्या है, वाक्य में विदेश संशोधनम, वाक्य में संशोधन करना। अभी कैसे, कि बालका पुस्तकम रोचते, बालक पुस्तक, अब रुचि के अर्थ में कौन सी विभक्ति लगेगी, विभक्ति आपको याद करनी है भाई। तो रुचि के अर्थ में चौथी विभक्ति लगती है भैया, रुचि अर्थात में चौथी विभक्ति। तो क्या बनाएगा भैया, जब हम इसका संशोधन करते हैं, जैसे बाल का है तो कर्ता रूप क्या होना चाहिए भैया, रुचि के अर्थ में कौन सी विभक्ति लगती है, रुचि अर्थम भिन्नार्थम रुचि, तो तृतीय विभक्ति। तो कौन सा बन जाएगा, तृतीय विभक्ति में बालक का, बालक, बालक, बालकम, बालकेन, तो बन जाएगा बालकेन, बालकेन हो जाएगा भाई, तो केन हो जाएगा तृतीय विभक्ति। तो कौन सा हो जाएगा, रोचते का रोचते हो जाएगा, तो बालकेन पुस्तकम रोचते, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बालक, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकस, बालकस्य, बालकेन, तो कौन सा हो जाएगा भैया, रुचि के अर्थ में कौन सी विभक्ति लगती है, तृतीय विभक्ति लगती है। तो यहां पर बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, बालकेन पुस्तकम रोचते। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं साग्रहम गच्छति, साग्रहम गच्छति वाक्य से वाच्य परिवर्तन कुरता, यानी कि साग्रहम का, अब भाई हम बात करें वाच्य परिवर्तन करेंगे तो ये भाई कृत वाच्य है, कर्तरी वाच्य है। अब कर्म वाच्य में क्या होता है, 311 इसका वो फार्मूला होता है, तो यानी कि कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है भाई, कर्ता में तृतीय विभक्ति। तो सा तम, सा तम तेन, सा तम तेन तस्मी, तो सा तम तेन, तेन आएगा भाई, तेन कौन कौन सी में, इसमें ये तो होगा नहीं। अब गृहम का गृहम रहेगा, गृहम का गृहम रहेगा, तो ये नहीं होगा भैया, ये दोनों हो सकती हैं। अब इसमें लगती है परस्मैपदी की जो लगती है धातु, वो परस्मैपदी लगती है, तो उसमें बनता है गम्यते, ते अंते, ते अंते, तो ये नहीं बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, तेन गृहम गम्यते। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूक्ति है ये, समुचित पद रिक्त स्थान पूरित है, यानी कि निम्नलिखित सूक्ति को उचित शब्द भरना है इसमें। दुर्बल से राजा के जन बलम धनम या धर्मम, तो बलम हो जाएगा, बल, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, बलम हो जाएगा जी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं संस्कृत शिक्षणास्य प्रमुख उद्देश्यम अस्ति, संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बोधात्मक, ज्ञानात्मक, रचनात्मक, तो ज्ञान, बोध, प्रयोग, ये सभी तीनों के तीनों हो जाएंगे भाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सर्वाणी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है, सर्वाणी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बाह्य प्रयत्न असंति, बाह्य प्रयत्न कितने होती हैं भैया, तो भैया प्रयत्न होते हैं दो प्रकार के, एक तो होती है अभ्यंतर, 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 अब अभ्यंतर कितने होती हैं, तो अभ्यंतर 5 होती हैं, अभ्यंतर 5 होती हैं। और बाह्य प्रयत्न कितने होती हैं, एकादश, चतवारी और 25 सप्त। तो अगर पूछ लेता भाई अभ्यंतर कितने होती हैं, तो 5 हो जाता, यहां पर पूछ रहा बाह्य प्रयत्न, तो एकादश यानी कि 11 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भैया, 11 हो जाएंगे, 11 होती हैं। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निबंधात्मक परीक्षा, परीक्षा विश्वसनीयता का परीक्षा, यानी निबंधात्मक परीक्षा के लिए विश्वसनीयता क्या है, तो कौन सी है भाई सबसे ज्यादा विश्वसनीयता, क्या साक्षरता करेंगे तो इसमें विश्वसनीयता ज्यादा रहेगी, नहीं भैया, कोई कुछ बताएगा इंटरव्यू में, कोई कुछ बताएगा मौखिक परीक्षा में, जब बच्चों से पूछा जाएगा तो कोई बच्चा कुछ बताएगा, कोई भी प्रश्न का आंसर कोई कुछ बताएगा, लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है इसमें सबका सटीक एक ही आंसर रहता है, अगर सही है तो ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, इसे कहते हैं भैया विश्वसनीयता परीक्षा, कौन सी को, वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है। आइए नेक्स्ट अगला है, अष्टाध्यायी इति पाणिनि ग्रंथे अध्याय संति, अष्टाध्यायी के पाणिनि ग्रंथ में कितने अध्याय हैं, सप्त हैं, सपाद सप्त हैं, 10 हैं या अष्ट हैं, तो कितने हैं भैया, 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे भाई। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है, 8 हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला है, या कारस्य उच्चारण स्थानम किम, या का उच्चारण स्थान क्या है भैया, तो या का, तो जितने भी अब हम बात करें भैया, तो तालु की बात करें तो चा वर्ग वाले सभी हो जाएंगे, और छोटी ई है और बड़ी ई है और या है और दुकाई वाला सा है, ये किसका उच्चारण स्थान है, तालु हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे, तालु। कंठोष्ठ तो भैया ओ हो जाएगा और औ हो जाएगा, ये क्या होंगे, कंठोष्ठ हो जाएंगे। और पा वर्ग वाले
और छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये क्या हो जाएंगे, ओष्ठ से हो जाएंगे। मूर्धा के हम बता चुके हैं पहले भैया, यानी कि टावर्ग वाले और रेसी और षटकोण वाला सा और रा ये मूर्धा से हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ये तालु हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि स्वाध्याय प्रणाली स्वप्नाम अस्ति, स्वाध्याय के लिए कौन सा सोपान सही है? तो नियोजनम, क्रियान्वयनम, मूल्यांकनम या सर्वाणी। तो नियोजन करना, क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन करना ये सभी के सभी हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, सर्वाणी। नेक्स्ट अगला है, संस्कृत भाषा कौशलस्य प्रथम कौशलम अस्ति, पठनम, लेखनम, श्रवणम, भाषणम। तो प्रथम कौशल कौन सा है भैया? सुनना, बोलना, तो श्रवणम हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है, श्रवणम हो जाएगा। नेक्स्ट, चतुर्विध भाषा कौशलम क्रम निर्धारणम अस्ति, चतुर्भुज कह रहा है कि भाई चारों जो भाषा कौशल हैं उनका क्रम क्या है? तो श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, भाषणम, लेखनम, पठनम, श्रवणम, पठनम, भाषणम, श्रवणम, लेखनम, लेखनम, पठनम, भाषणम और श्रवणम। तो अभी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत मूल्यांकन से हेतु प्रश्न भवेयु। संस्कृत मूल्यांकन के लिए कौन कौन से प्रश्न कराए जाते हैं? निबंधात्मक प्रश्न बिल्कुल कराए जाते हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न बिल्कुल कराए जाते हैं, अति लघुत्तर बिल्कुल कराए जाते हैं। तो सभी हो जाएंगे समन्विता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा जी, समन्विता। अगला है, लेखन कलाया अत्यधिकम महत्वम वर्तते, लेखन कला के लिए सबसे ज्यादा महत्व क्या है? क्या मंच का प्रदर्शन करना, नाटक का प्रदर्शन करना, या गृह का प्रयोग करना, या विद्यालय का प्रयोग करना? तो कौन सा हो जाएगा? विद्यालयसु हो जाएगा भैया, जो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला है, अभिज्ञान शाकुंतलम किम अस्ति, अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? ये नाटक है, ये कालिदास द्वारा लिखा हुआ है भैया, क्या महाकाव्य है, कथा है, या खंड काव्य है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो एक नाटक है जो कालिदास द्वारा लिखा हुआ है। किसके द्वारा भैया? कालिदास द्वारा लिखा हुआ है, नाटक है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला है, निम्न सूक्ति मूल रूपम अस्ति, निम्न सूक्ति का मूल रूप क्या है? अहितम मनुहारी चा सुलभ बचा, हित मनुहारी चा सुलभ बचा, हित अमनुहारी चा दुर्लभ बचा। तो कौन सा हो जाएगा? हितम मनुहारी चा दुर्लभ बचा, जो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। ये सूक्ति में सुधार करने के लिए क्रिया अनुसंधान, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है? तो विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करना इसका उद्देश्य है, यानी कि विद्यालय की जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार करना इसका उद्देश्य है। क्या है ये एक शोध है। क्या है? ये एक शोध है, और ये समस्याओं का हल शीघ्रता से देता है। कौन? क्रियात्मक अनुसंधान समस्याओं का हल क्या करता है? शीघ्रता से देता है। और इसमें क्या होता है? जो उपभोक्ता होता है वो ही अनुसंधान करता होता है। छात्रों के लिए क्या है? तो छात्रों के आकांक्षा स्तर को ऊंचा उठाता है। कौन? क्रियात्मक अनुसंधान छात्र के आकांक्षा स्तर को ऊंचा उठाता है। अगला है, स्कूल के यांत्रिक वातावरण को समाप्त करना। क्रियात्मक अनुसंधान का जो कार्य है वो है कि स्कूल का जो यांत्रिक वातावरण है उसको समाप्त करना। क्या करना? समाप्त करना। अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। ये क्रियात्मक अनुसंधान किसके द्वारा किया जाता है? तो अध्यापकों और शैक्षिक जो प्रबंधक होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। यह क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। कौन? क्रियात्मक अनुसंधान। तो स्टीफन कोरे ने जो दिया था क्रियात्मक अनुसंधान, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। आइए आगे देखते हैं। और अगला है स्किनर। अब स्किनर साहब की बात करें तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर साहब ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर साहब ने। और इन्होंने पुनर्वलन पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? पुनर्वलन पर प्रयोग किया था। और पुनर्वलन शब्द किसने दिया था? तो वो दिया था सीएल हल ने। अब जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है इसके अलग और अन्य नाम कौन कौन सी हैं भाई? तो इसे कहते हैं अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, लघु सोपानों का सोपान कहा जाता है, क्रमित लघु पदों का सिद्धांत कहा जाता है, इसको स्वगति का सिद्धांत कहा जाता है, तत्पर अनुक्रिया का सिद्धांत, इसी को कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को। क्योंकि प्राणी का होगा उसको पुनर्वलन दिया जाएगा तो क्या करेगा भैया? वो क्रिया करेगा। पुनर्वलन दिया जाएगा तो क्या करेगा? क्रिया करेगा। और सक्रिय प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी स्किनर साहब ने दिया था। छात्र परीक्षण का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर साहब ने दिया था। और पारितोषिक या दंड से सीखना, यह भी किसने बताया था? स्किनर महोदय ने बताया था। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है विकास। अब विकास के बारे में बात करें। विकास क्या है? तो विकास एक गतिशील अवस्था है। विकास कैसी है? गतिशील है, क्रमबद्ध है, पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है। तो विकास क्या है? गतिशील है, क्रमबद्ध है और पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है। और ये क्या है? ये जन्म से मृत्यु तक चलता है।
प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। प्रत्येक बच्चा क्या होता है? अद्वितीय होता है। यह भी अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। प्रत्येक बच्चा क्या होता है? अद्वितीय होता है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। यह एकीकृत और समग्र रूप से में विकसित होता है। तो विकास क्या है? विकास एकीकृत और समग्र रूप से क्या होता है? विकसित होता है। और विकास क्या है? ये परिवर्तनों का क्या है? एक प्रारूप है। ये परिवर्तित होता रहता है। और प्रत्येक बच्चे में विकास की दर जो होती है वो क्या होती है? अलग अलग या भिन्न भिन्न होती है। और विकास कैसे चलता है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास कैसे होता है भैया? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला कह रहा है भैया, शरीर के यानी कि शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि शरीर के केंद्र जो यानी शरीर के जो केंद्र है उससे बाहर की ओर, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समीप दूरामुखी, समीप दूराभिमुख। और इसको कहते हैं प्रोक्सीमोडिस्टल क्या कहा जाता है। और विकास कैसे होता है भैया? यानी कि विकास दो तरीके से होता है। एक तो होता है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, तो उसे कहा जाता है समीप दूरामुखी सिद्धांत यानी विकास, या प्रोक्सीमोडिस्टल विकास कहा जाता है। और जो सिर से पैर की ओर होता है, जो सिर से विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर हो, तो उसे कहते हैं सिर पदाभूमिक, या इसे कहते हैं सिपोलोकोडॉल कहा जाता है। और विकास क्या होता है भैया? तो विकास उकसाने और बढ़ावा देने से होता है। जो संघ की सहपाठी होती हैं, अगर क्या करें उसको उकसाएं, उसको बढ़ावा दें, तो विकास उसके अंदर क्या होगा? ज्यादा होगा भैया। विकास परिवर्तनशील है। विकास क्या? परिवर्तनशील है और बहुदिशीय है। क्या है? बहुदिशीय है भैया। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। यह सांस्कृतिक परिवर्तनों में प्रभावित होता है। क्या? विकास भैया। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है बुद्धि। अब बुद्धि के बारे में एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई साहब। इस क्लास के माध्यम से आप सीडीपी में 25 नंबर गेन कर पाएंगे। आइए देखते हैं बुद्धि। अब बुद्धि क्या भैया? तो बुद्धि की बात करें, बुद्धि क्या? अमूर्त है। बुद्धि क्या है? अमूर्त है। और ये सामुच्चय को क्या? संप्रत्यय है, यानी कि जो सामर्थ्य होते हैं उनका क्या है? कॉन्सेप्ट है। तो विनय स्टर ने बताया था भैया कि आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, यानी कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। 100 नहीं दिया था। किसने? विनय स्टर ने। लेकिन 100 किसने बताया था भाई कि गुणा में 100 होता है भैया इसके? तो ये बताया था टर्मन साहब ने। किसने बताया था? टर्मन साहब ने। अगला है भाई कि बुद्धि क्या है? ये परिवर्तनशील है। ये क्या भैया? परिवर्तनशील है। बुद्धि क्या है? परिवर्तनशील है। अब भाटिया ने दिया था भाई। भाटिया की बात करें तो भाटिया साहब ने बुद्धि का निष्पादन परीक्षण किया था। तो इन्होंने स्तर बताई। कौन कौन सी बताई थी भाई? इन्होंने विभिन्न पैटर्न के कार्ड बताए। दो तरीके से बताया था, यानी बुद्धि का निष्पादन दो तरीके से बताया था, विभिन्न पैटर्न के कार्ड के द्वारा और पेंसिल बिना उठाए पैटर्न बनाना। ये अगला भी इसमें कहते हैं इन्होंने जो परीक्षण किया था, तो पहला था इनका कोहो ब्लॉक डिजाइन, अलेक्जेंडर पास एलॉग, आकृति चित्रण, अंग तत्काल स्मृति और चित्र रचना। तो ये आपको याद रखें ना रखें, लेकिन यह है कि भाई पैटर्न, विभिन्न प्रकार के पैटर्न के जो कार्ड थे वो, और पेंसिल बिना उठाए पैटर्न बनाना, ये थे इनके भाई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और भाई 100 किसने दिया था? टर्मन साहब ने। 100 लगाया था मानसिक आयु वाले में, और 100 नहीं दिया था वो स्टर्न या विनय साहब ने। अगला है कि जैसे हम बात करें भाई, एक बच्चा है जो 10 वर्ष का बालक है, उसकी मानसिक आयु 12 है, तो बुद्धि लब्धि उसकी क्या होगी? अब मानसिक आयु को मतलब समझें। अगर कुछ नहीं याद रहे तो मानसिक आयु यानी कि एम ए ऊपर रहता है भैया, सी ए नीचे रहता है। एम ए ऊपर सी ए नीचे, आई क्यू इधर आ जाएगा, गुणा में 100 लग जाएगा। तो यहाँ पर 100 हो गया। तो मानसिक आयु कितनी? 12 है। और नीचे भैया यानी कि कितनी उम्र का? 10 वर्ष का है। तो 10 से 100 को काटेंगे तो कितना बचेगा भाई? 10। और 10 की जब 12 को भाग करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। तो ये तो हो जाएगा 120। अब क्या होता है कि बुद्धि लब्धि की बात होती है। जैसे किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि अधिक है, जैसे 140 प्लस है, 140 प्लस यानी कि 140 है, 100 प्लस है, तो उसे कहते हैं प्रतिभाशाली बच्चा। क्या कहा जाता है? उसे प्रतिभाशाली बच्चा कहते हैं। उसे प्रतिभाशाली बच्चा जो होता है वो अमूढ़ चिंतन करने लग क्या करता है? अमूढ़ चिंतन करता है, अपसारी चिंतक होता है। क्या होता है? अपसारी चिंतक होता है। और सामान्य बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में होती है। मंद बुद्धि वाले 80 से 90, और मानसिक न्यूनता वाले 70 से कम वाले होते हैं भैया। तो ये था बुद्धि के बारे में। आइए आगे देखते हैं। अगला क्या कह रहा है भैया? अधिगम। अब सीखना क्या है भैया? तो सीखना क्या है? यहां से प्रश्न एक एक स्लाइड से प्रश्न पूछेगा भैया। अधिगम क्या है? तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर प्रक्रिया है। तो ये किसने कहा था भैया? स्किनर साहब ने कहा था। किसने कहा था? स्किनर साहब ने। सीखना क्या है? अधिगम क्या? जीवन पर्यंत चलता है। यह सार्वभौमिक होता है, संज्ञानात्मक है भाई। कौन? अधिगम संज्ञानात्मक है और सार्वभौमिक है। उद्देश्यपूर्ण है, लक्ष्य निर्देशित है। कौन? अधिगम। अब एक यहां से देखा परिभाषा, अलग अलग मनोविज्ञानों की अलग अलग परिभाषा। आदत आवृत्ति ज्ञान का अर्जन अधिगम है। तो ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था।
अब क्रो बोला तो कौआ, कौआ का मतलब है जब चोंच मार देगा तो भैया आग हो जाएगी, तो AG यानी कि आदत, अभिवृत्ति, ज्ञान, तो भैया कौन सा हो जाएगा, क्रो एंड क्रो हो जाएगा। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, गिलफोर्ड। अब एक बात बताएं, जिस जो कौआ था उसने भाई क्या हो गया, जैसे किसी को तोड़ते हैं, किसी को कुछ करते हैं, किसी को फोड़, किसी की जैसे उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना है तो क्या करना भाई, उसको हिलाएं, क्या करना, उसको हिलाएं। किसी के व्यवहार में परिवर्तन लाना है तो उसको क्या करेंगे, हिलाएंगे। तो व्यवहार के कारण व्यवहार, डबल व्यवहार आ रहा है ना यहां पर, तो व्यवहार के कारण व्यवहार तो हो जाएगा गिलफोर्ड साहब। नवीन ज्ञान, नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करना, क्या है भैया, अधिगम है, तो वुडवर्थ ने। अब एक बात है, वुड मानी होती है लकड़ी, अब लकड़ी पर नई नई पत्तियां, कलिकाएं आ जाती है बसंत ऋतु के मौसम में, तो नवीन ज्ञान, नवीन प्रक्रिया कौन हो जाएगा, वुडवर्थ साहब हो जाएंगे। नवीन एवं स्थायी परिवर्तन, तो ये आईजैक साहब हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, आईजैक साहब। अब दूसरा भाई एक और आ जाए यहां पर, जैसे हम बात करें कौन से, ये है प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण, प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन, तो ये गिलफोर्ड की नहीं है भैया, ये किसकी है, अनुभवी व्यक्ति कहां बैठते हैं भैया, अनुभवी व्यक्ति गेट पर बैठते हैं, तो ये गेट्स की परिभाषा किसकी है भैया, गेट्स की परिभाषा है। प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन है वो गेट्स की परिभाषा है। और अपसारी चिंतन की अवधारणा को किसने बताया था भैया, ये भी गिलफोर्ड महोदय ने बताया था। और हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है, अधिगम कहलाता है। आइए भी नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला क्या भैया, अगला कह रहा है प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी हैं, प्रक्षेपी विधियां, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी हैं। तो पहला भैया रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, इसे किसने प्रतिपादित किया था, हरमन रोडसा ने प्रतिपादित किया था। 10 कार्ड होते हैं, 5 कार्ड काले सफेद होते हैं और 5 अलग अलग रंगों के होते हैं, इतना ही रखना है आपको याद भैया। दूसरा कथानक संप्रत्यक्ष परीक्षण, या इसी को कहते हैं प्रशंसकीय अंतर्बोध परीक्षण, प्रशंसकीय अंतर्बोध परीक्षण कहा जाता है इसी को, यह कथानक संप्रत्यक्ष परीक्षण कहा जाता है। ये किसने बताया था, तो इसे बताया था भैया मॉर्गन मूरे साहब ने, इसका प्रतिपादन किसने किया, मॉर्गन मूरे साहब ने। इसे कहते हैं TAT, क्या कहा जाता है इसे, TAT, और इसे कहा जाता है IBT इंक ब्लॉक टेस्ट, इसे कहा जाता है TAT थर्मेटिक असेसमेंट टेस्ट। यानी कि ये क्या है, ये परीक्षण सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों होता है। कौन सा भैया, ये अंतर्बोध परीक्षण जो है वो यानी कि सामूहिक भी होता है और व्यक्तिगत भी होता है। इसमें कार्डों की संख्या 31 होती है, 30 चित्र वाले होते हैं, 1 खाली होता है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा तीसरा वाक्य समापन परीक्षण, यानी कि सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, यानी कि जो वाक्यों का पूरा करना, वाक्यों को पूरा करना, तो ये इसको किसने प्रतिपादित किया था, पाइन एंड टेंडलर ने इसका प्रतिपादन किया था। अगला है शब्द सहचार परीक्षण, चौथा शब्द सहचार परीक्षण, ये इसी को कहते हैं बाल अंतर्बोध परीक्षण, तो बालक से बालक तो लियोपोल्ड बैलक हो जाएंगे, इसके भैया प्रतिपादन करता। 10 कार्ड होते हैं इसमें भैया, कितने कार्ड होते हैं, 10 कार्ड, और 10 कार्ड पर जानवर के चित्र बने होते हैं, किसके चित्र बने हुए होते हैं, जानवरों के चित्र होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है भाई। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं, अगला क्या है, पावलाव साहब। अब पावलाव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत बताया था, कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था भाई। क्लासिकल थ्योरी के बारे में इन्होंने बताया था, अनुकूलित अनुक्रिया, संबंध प्रत्यावर्तन, इसी सिद्धांत के नाम है भाई, इसी को इस प्रकार कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, अनुकूलित अनुक्रिया, संबंध प्रत्यावर्तन, किसके सिद्धांत है भैया, ये सब पावलाव साहब के हैं। किसके हैं, पावलाव साहब के। पाचन शोध के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1904 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है भाई। पावलाव साहब इतना ही, आगे आगे देखते हैं, बंडूरा साहब आ गए। कौन आगे साहब, बंडूरा साहब। अब बंडूरा की बात करें भैया, तो इन्होंने क्या बताया था, सामाजिक अधिगम अनुबंधन का सिद्धांत बताया था, यानी कि सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत बताया था। इसी सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से भाई, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है, अवलोकनात्मक अनुसंधान, अवलोकनात्मक सिद्धांत कहा जाता है, निर्देशन का सिद्धांत कहा जाता है, अनुकरण का सिद्धांत कहा जाता है। किसके सिद्धांत को भैया, बंडूरा साहब। अवलोकन कह दे, अनुकरण कह दे, प्रेक्षणात्मक कह दे, सामाजिक अनुबंधन कह दे, कौन हो जाएंगे साहब, बंडूरा साहब हो जाएंगे। इन्होंने प्रयोग किया था बॉबी डॉल और जोकर पर प्रयोग किया था, और इनका जो सिद्धांत है वो मॉडलिंग पर आधारित है, और किस पर बल देता है, तो पोषण पर बल देता है। इनकी एक पुस्तक है भाई, सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। आइए भाई, तो ये तो हुआ भाई बंडूरा साहब। आइए आगे देखते हैं, अगला है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या भैया, तो मूल्यांकन दो प्रकार से होता है भाई। एक तो होता है रचनात्मक, या इसी को कहते हैं संरचनात्मक, या इसी को कहते हैं निर्माणात्मक, या इसी को कहते हैं रूपात्मक मूल्यांकन। दूसरा कौन सा होता है, योगात्मक, और योगात्मक को कहते हैं संकलित मूल्यांकन। ये दो आपको रखनी है भाई याद। अब बात करें भाई रचनात्मक मूल्यांकन होता क्या है, यह संरचनात्मक मूल्यांकन का है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का है, या रूपात्मक मूल्यांकन का है, बात एक ही है भैया। अब इसमें होता क्या है, ये शिक्षण काल के में होता है, जो शिक्षण काल के दौरान होता है, ये शिक्षण काल के समय ही होता है भैया। छात्र की दक्षता का पता लगाया जाता है किससे भैया, रचनात्मक मूल्यांकन से। ये अनौपचारिक परीक्षण है भैया,
मौखिक और लिखित दोनों तरीके से होता है। ये इकाई परीक्षण है, ये और इसे कहते हैं अवलोकन परीक्षण। क्या कहा जाता है इसे? अवलोकन। तो ये तो हुआ भाई कौन सा? रचनात्मक मूल्यांकन। अब योगात्मक मूल्यांकन क्या भाई? इसे योगात्मक मूल्यांकन क्या भैया? ये तो हुआ था शिक्षण के दौरान, लेकिन ये कब होता है? तो ये होता है जैसे शस्त्र परीक्षा कराते हैं, अपने अर्धवार्षिक परीक्षा कराते हैं, इसे कहते हैं मध्य अवधि कहते हैं ना कि अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही है या वार्षिक परीक्षाएं हैं। ग्रेड देना बच्चों को, छात्रों की उपलब्धि बताना भैया सत्र के अंत में किया जाता है, और छात्रों के मूल्यांकन को संदर्भित करना इसका उद्देश्य है भाई। छात्रों का मूल्यांकन करते हैं ना, अंत में करते हैं। वार्षिक परीक्षा होती है, अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, शस्त्र परीक्षा होती है, त्रिमासिक परीक्षा होती है। अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाया जाता है, यानी कि अगली इकाई नहीं आएगी उससे पहले उसकी प्रगति का पता लगा लेंगे। तो अगली यानी कि जैसे शस्त्र परीक्षा कराएं उसके बाद जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा कराई, अर्धवार्षिक के बाद त्रिमासिक परीक्षा होगी, तो पहली वाले अनुदेशन को पता कर लेंगे, तब उसके बाद दूसरी प्रगति का क्या होगा? पता लगाया जाएगा। तो ये था भाई योगात्मक मूल्यांकन, यानी कि ये होता है किसको? ग्रेड फेरेड देना भैया, और ये होता है उसका पता लगाना भैया। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्या है भैया? सिगमंड फ्राइड। अब सिगमंड फ्राइड ने क्या बताया था भाई? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड साहब ने दिया था। इन्होंने बताया था मानव का जो मस्तिष्क होता है एक बर्फ की चट्टान के समान होता है, और इन्होंने दो मॉडल बताई। कौन कौन सी भैया? तो एक था संरचनात्मक या गत्यात्मक मॉडल, और दूसरा कौन सा बताया था इन्होंने भैया? स्थलाकृति संरचना। स्थलाकृति संरचना और संरचनात्मक गत्यात्मक। अब इसका क्या होता है भाई? जो संरचनात्मक या गत्यात्मक है, मानव व्यक्तित्व के 3 भाग बताए। इसमें मानव व्यक्तित्व के 3 भाग बताए, यानी कि 2 मॉडल बताए, संरचनात्मक या गत्यात्मक या स्थलाकृति संरचना। तो जो संरचनात्मक गत्यात्मक था उसके अंदर 3 चीज आई। कौन कौन सी भैया? तो इड, ईगो, सुपर ईगो। अब इड कहे या उपाय कहे या इदम कहे, बात एक ही है। इसमें क्या होता है? ये मूल प्रवृत्ति का भंडार होती है। ये सुखवादी या आनंद या अचेतन अवस्था है। कैसी है भैया? आनंदवादी है, सुखवादी है, अपने सुख के लिए काम करना। अब दूसरा कौन सा होता है? अहम। अहम क्या होता है? ये कार्यपालक शाखा है, ये वास्तविकता पर आधारित है, ये संतुलनकारी शक्ति है। इसमें अपना संतुलन बनाने की कोशिश करता है भैया, अपना संतुलन बनाने के लिए। अगला परायम क्या है? इसमें नैतिकता के नियम बनाता है भैया। क्या बनाता है? नैतिकता के नियम। अब इन्होंने क्या कहा था? जो स्थलाकृति संरचना थी या मन की बात करें तो इन्होंने मन की संरचना को 3 भागों में बांटा, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन या अवचेतन मन। तो चेतन मन, अर्धचेतन और अवचेतन मन। तो ये था भाई सिगमंड फ्राइड के बारे में भैया, इतना ही आपको रखना भी याद। आइए आगे देखते हैं। अगला है पियाजे साहब। पियाजे साहब, बच्चे और वातावरण के बीच जो अंतःक्रिया की निरंतरता होती है, इसको किसने बताया था? पियाजे साहब ने बताया था भाई। पुरानी और नई धारणा का अनुभव, पुरानी जो पुरानी है और नई धारणा में अनुभव बना लेना, तो ये क्या कहलाता है भैया? संतुलन कहलाता है। क्या कहलाता है? संतुलन कहलाता है। संतुलन। और पुरानी और नए ज्ञान में तालमेल बैठा लेना, यानी पुराना ज्ञान है और नए ज्ञान में तालमेल बैठा लेना, तो ये समायोजन कहलाता है। अब संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने अवस्था बताई थी 4। कौन कौन सी? संवेदीगामक अवस्था, इसकी उम्र थी 0 से 2 वर्ष भैया। इसमें बच्चा क्या करता है? वस्तु शास्त्र का गुण विकसित होता है बच्चे के अंदर। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था है, इसकी उम्र 2 से 7 वर्ष भैया। इसमें क्या करता है बच्चा? खेल खेलने लगता है, और खोज की अवस्था कहलाती है ये इन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्या है? मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, इसी को कहते हैं ठोस या मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा संक्रिया का ज्ञान यानी कि बच्चे के अंदर संक्रिया का ज्ञान हो जाता है, तर्क करने लगता है, जिज्ञासा हो जाती है बच्चे के अंदर, और जैसे क्षेत्रफल जैसी धारणा भी इसमें यानी कि संक्रिया को ज्ञान हो जाएगा, जोड़ घटा गुणा भाग करने लगता है। इसमें मूर्त अवस्था के अंदर भैया। अमूर्त या औपचारिक अवस्था, अमूर्त या औपचारिक अवस्था, इसमें क्या करता है बच्चा? अमूर्त चिंतन करने लगता है, निगमनात्मक सोच आ जाती है। 11 से 15 वर्ष इसकी उम्र है भैया, और मूर्त वाले की 7 से 11 है। तो ये भी आपको याद रखना, जीन प्याजे से बस इतना ही आएगा भाई। और हाँ, एक बात और ध्यान रखें भैया कि जो स्कीमा क्या होता है? तो स्कीमा भैया सूचनाओं का गट्ठर, जो मानव मस्तिष्क के अंदर सूचना होती है, और ये क्या होता है? इसे कहते हैं हम स्कीमा। और बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, बच्चा एक अन्वेषण है, बच्चा एक खोज करता है। ये भी किसने बताया था? जीन प्याजे साहब ने बताया था। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आरटीई 2009। आरटीई 2009 ये अधिनियम आया, लेकिन लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारतवर्ष के अंदर। बस 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम था। 6 से 14 वर्ष की जो छात्र छात्राएं होती हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? 2009 में। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसमें होता क्या भैया? शिक्षक प्रति सप्ताह 45 घंटे पढ़ाएगा। कितने घंटे पढ़ाएगा? 45 घंटे पढ़ाएगा। शिक्षक का जो रेशियो कितना रहेगा? तो भैया 1 छात्र यानी कि 30:1, यानी कि 30:1 रहेगा। 30 बच्चों पर 1 छात्र रहेगा भैया, 30 बच्चों पर 1 छात्र रहेगा। यदि छात्रों की संख्या 200 प्लस हो जाती है, छात्रों की संख्या 200 प्लस हो जाती है, तो अनुपात भाई 40:1 हो जाएगा। छात्र 40 हो जाएंगे, शिक्षक 1 ही रहेगा। कब? जब छात्र कितने हो जाएंगे? 200 प्लस हो जाएंगे।
विकलांग छात्र की बात करें तो आरटी क्या बताती है, विकलांग छात्रों के लिए उम्र रखी गई थी वो भैया 6 से 18 वर्ष रखी गई थी, 6 से 18 वर्ष। तो इतना ही रखना भाई, आरटी से संबंधित है भाई। नेक्स्ट आगे एनसीएफ 2005 क्या कहता है भैया, तो एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बिना बोझ के अधिगम है भैया, बिना बोझ के अधिगम है। ये कहां से लिया गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध है, सभ्यता और प्रगति से लिया गया है भैया। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो यशपाल महोदय इसके अध्यक्ष थे। इसमें होता क्या है, तो गुणवत्ता के आयाम को बताया गया अध्याय 1 के अंदर, जो गुणवत्ता में क्या क्या आयाम लाए जाएंगे तो उसको किसमें बताया गया, अध्याय 1 के अंदर बताया गया है। ये किस पर बल देता है, करके सीखने पर बल देता है भैया, स्वयं का अनुभव करने लगता है, स्वयं का अनुभव करे बच्चा। सबसे बेहतर तरीका क्या है, करके सीखना या स्वयं का अनुभव करना। अध्यापक इसमें क्या होता है, सुगम करता होता है और सुविधादाता है। अध्यापक क्या है, अध्यापक भैया सुगम करता है, सुविधादाता है। शिक्षा कैसी हो, जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए बच्चे को, यानी कि शिक्षा कैसी हो, जीवन से जोड़कर रचनात्मक क्रियाकलाप कराया जाए भैया, क्रिएटिव, बच्चा क्रिएटिव रहे, बच्चा क्या रहे, क्रिएटिव रहे। और 10वीं कक्षा को इन्होंने क्या बताया था, वैकल्पिक या ऐच्छिक बनाया जाए, यानी कि 10वीं कक्षा की जो 10वीं कक्षा होती है उसको वैकल्पिक या ऐच्छिक बनाया जाए। व्यवस्थागत सुधार किस कहां बताया गया, तो जो व्यवस्थागत सुधार होते हैं ये अध्याय 5 के अंदर बताया गया है, एनसीएफ 2005 में। शिक्षा कैसी है, बाल केंद्रित भैया, और किसकी पहल पर बनाया गया, तो मानव विकास मंत्रालय की पहल पर इसे बनाया गया भाई। नेक्स्ट आगे देखते हैं भाषाई कौशल। अब भाषाई कौशल क्या है, तो सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, LSRW। तो भैया सुनना और पढ़ना कैसे हैं भैया, दोनों ग्रहणात्मक है, और बोलना और लिखना कैसे हैं भाई, अभिव्यक्ति या अभिव्यंजनात्मक है। और फिर लिखना क्या है, एक तरह की बातचीत है। अर्थग्रहण होता है किसमें, सुनना और पढ़ने में क्या होता है, अर्थग्रहण होता है, और 4 कौशल अंदर संबंधित होते हैं। कौशल से बस इतना ही ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं कोहल वर्ग। अब कोहल वर्ग के बारे में बात करें भैया, अगर आपको क्वालिटी वीडियो को कम दिखाई दे तो भाई उसको क्या करें, उसकी रेंज बढ़ा लें, कोहल वर्ग। लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी रीट एग्जाम के लिए। कोहल वर्ग की बात करें तो इन्होंने 3 स्तर बताई थी, 6 अवस्थाएं बताई थी नेतृत्व विकास की। नेतृत्व विकास के बारे में बताया था कि उन्होंने कोहल वर्ग साहब ने। तो पहली थी पूर्व परंपरागत स्तर, इसके अंदर जो पहला था पूर्व परंपरागत स्तर, इसके 2 स्टेज थी। पहली कौन सी थी, आज्ञा पालन दंड, यानी कि बच्चा अच्छा बुरा कार्य करेगा तो उसे आगे यानी कि दंड भी मिलेगा, और आगे का पालन भी करेगा तो उसे ना करेगा तो दंड मिलेगा। तो अच्छा बुरा कार्य कौन सी में हो जाएगा, पहले वाले में, पूर्व परंपरागत स्तर में। दूसरा परंपरागत स्तर, इसकी उम्र थी 6 से 9 वर्ष, 6 से 9 वर्ष उम्र थी इसकी। तो भाई इसमें क्या करता है, अच्छा काम करेगा तो उसे प्रशंसा मिलेगी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसे प्रशंसा मिलती है भैया। तो 6 से 9 वर्ष इसकी उम्र थी। अगला है भाई, अगला कौन सा आएगा भाई, अगला है भाई कारण सापेक्ष अभिविन्यास। कारण सापेक्ष अभिविन्यास, इसमें क्या होता है, जैसे हम बात करें, ये हमारा कौन सा है, ये देखा एक को देखा, ये वाला, सॉरी ये होगा भाई ये वाला। जैसे परंपरागत स्तर, इसकी उम्र थी भाई 0 से 3 वर्ष, क्या थी उम्र, 0 से 3 वर्ष। अब इसमें क्या करता है बच्चा, जैसे आज्ञा का पालन करेगा तो उसको भी अच्छा कहेंगे, ना करेगा तो बुरा कहेंगे, उसे दंड मिलेगा। तो ये था पहले स्टेज में, 0 से 3 वर्ष वाली उम्र में। अगला है कारण सापेक्ष अभिविन्यास। कारण सापेक्ष अभिविन्यास 3 से 6 वर्ष इसकी उम्र थी। व्यक्तिगत फायदा होगा तो काम करेगा, व्यक्तिगत फायदा ना होगा तो नाम नहीं काम करेगा भाई। ये तो दूसरे वाले में। अगला है दूसरा परंपरागत स्तर था, इसकी उम्र थी 6 से 9 वर्ष। इसमें क्या होता है, प्रशंसा कब होगी, जब कोई लड़का या लड़की अच्छा कार्य करेंगे तो उसको प्रशंसा मिलेगी भैया। तो 6 से 9 वर्ष इसकी उम्र थी भाई। इसी के अंदर जो अगला स्टेज है, चौथा वाला अवस्था है, चौथी वाली सामाजिक कानून व्यवस्था। तो इसमें क्या होता है, 9 से 12 वर्ष इसकी उम्र थी। इसमें बच्चा समाज को लक्ष्य मानता है, जैसे समाज में जो नियम कानून बनाएगा उनको समझता है यही नियम कानून है, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है। तो अगला है पश्चिम परंपरागत स्तर, तीसरा स्तर था इनका। इसकी भी 2 सब स्टेज थी, कौन कौन सी भैया, सामाजिक संविदा, 12 से 9 वर्ष इसकी उम्र थी। समाज को नहीं मानता बच्चा, इसमें समाज को नहीं मानता, कहता है कि समाज के जो नियम है वो बदले जा सकते हैं। जैसे पिताजी या माताजी ने कहा कभी आपको वहां नहीं जाना है, लेकिन बच्चा वहां जाएगा, जरूर देखेगा क्या होता है, क्योंकि वो जानता है कि समाज के कोई नियम कानून नहीं होते हैं, सामाजिक संविदा वाला होता है पश्चिम परंपरागत स्तर के अंदर। अगला है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक 16 से 18 वर्ष इसकी उम्र बताई थी भाई। इसमें बच्चा अमूढ़ चिंतन करने लगता है, अमूढ़ चिंतन करने लगता है। प्रश्न यहां से ही पूछ लेगा भाई। अगला है नेतृत्व विकास के बारे में किसने बताया था, तो भैया कोहल वर्ग ने साहब ने बताया था। ये जन्मजात नहीं है भैया नेतृत्व विकास, जन्मजात नहीं है भैया नेतृत्व विकास। नेतृत्व दुविधा, महिलाओं को इसमें भाग नहीं दिया गया था। नेतृत्व दुविधा क्या होती है, असमंजस की स्थिति में पड़ जाना भाई। और नेतृत्व तर्कना क्या होती है भैया, क्यों कैसे का प्रश्न करना। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला है भैया गेस्टाल्टवाद। अब गेस्टाल्टवाद क्या है भाई, इसको कहते हैं संपूर्ण आकार। क्या कहा जाता है इसे, संपूर्ण आकार कहा जाता है। ये किस भाषा का शब्द है, तो जर्मन भाषा का शब्द है भैया।
अब इसके बारे में, इसका प्रतिपादन किसने किया था भाई? तो बर्दीमर ने किया था। प्रयोग साहब कोहलर साहब ने किया था। प्रयोग इस पर किसने? कोहलर साहब ने किया था। कोहलर ने अपना प्रयोग चिंपैंजी वनमानस पर किया था। कोहलर ने क्या बताया था? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या अवयवीवाद का सिद्धांत किसने बताया था? कोहलर साहब ने बताया था भैया। कोहलर साहब कहते हैं कि बच्चे के अंदर सूझ अचानक आती है। सूझ अचानक क्या आती है? सूझ अचानक आती है। सीखने की प्रक्रिया धीरे ना होकर अचानक होती है। ये किसने बताया था? कोहलर साहब ने बताया था। और कुट लेविन का क्षेत्र किसने बताया था भैया? यानी कि सॉरी, क्षेत्रवाद का सिद्धांत किसने बताया था? कुट लेविन साहब ने बताया था। क्षेत्रमिति क्षेत्रवाद का सिद्धांत किसने बताया था? तो कुट लेविन साहब ने बताया था। ये भी आपको ध्यान रखना। अभी नेक्स्ट आगे देखते हैं। अधिगम अक्षमता विकार क्या होती है भैया? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, अफेजिया, इनमें से आ जाएगा भैया प्रश्न। तो डिसलेक्सिया क्या भैया? तो पढ़ने विकार संबंधी है, पढ़ने से संबंधित है भैया। डिस्ग्राफिया क्या है? लिखने से संबंधित है। डिस्कैलकुलिया क्या भैया? गणने से संबंधित विकार है। अफेजिया क्या है? भाषा संबंधी विकार है भाई। डिसलेक्सिया पढ़ना, डिस्ग्राफिया लिखना, डिस्कैलकुलिया गणना, अफेजिया भाषा संबंधी। अब जो डिसलेक्सिया की बात करें तो ये मस्तिष्क की संरचना में विभेद नहीं कर पाना, ये भी डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। और मस्तिष्क की संरचना में विभेद ना कर पाना, ये पढ़ने के अंदर भी आता है, ये डिसलेक्सिया के अंतर्गत भी आता है। और ये इससे स्वालीनता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वालीनता भी कहा जाता है। ये अधिगम अक्षमता विकार है, स्वालीनता। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्या है? वंशानुक्रम सिद्धांत। वंशानुक्रम के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो भाई बीज कोष के नियम का सिद्धांत, यानी कि प्रत्येक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बीज जाता है। समानता का नियम, समानता का नियम क्या होता है भाई? जैसे माता पिता वैसी संतान। विभिन्नता का नियम, कुछ जैसे माता पिता वैसे ही बच्चे, लेकिन कुछ भिन्न हो, कुछ तरीके से भिन्न हो तो इसे विभिन्नता का नियम कहते हैं। प्रत्यागमन का सिद्धांत का, जैसे माता पिता वैसे बच्चे ना हो तो प्रत्यागमन का सिद्धांत भाई। अर्जित गुणों का सिद्धांत, यानी कि माता पिता से जो पूर्व जो होते हैं उनसे अर्जित जो गुण होते हैं उसे कहते हैं अर्जित गुणों का सिद्धांत। अब मेन काम तो यहां से आएगा मेंडल। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, जिसको ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। प्रयोग किया था इन्होंने मटर पर। मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। आनुवंशिकी और वातावरण क्या है? ये प्रकृति पोषणवाद है भाई। क्या? प्रकृति पोषण है। रॉस ने एक परिभाषा बताई थी, वातावरण में बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये किसकी परिभाषा है? ये रॉस महोदय की परिभाषा है भाई। आगे हम बात करें, लिंग निर्धारण किससे होता है? तो लिंग निर्धारण पिता से होता है। और 21वीं ट्राइसोमी जो गुणसूत्र होता है कम हो जाता है तो उसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। उसे क्या कहा जाता है? डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, जोड़े पूछे तो 23 जोड़ी होते हैं। वंशानुक्रम क्या है? विकास क्या है? विकास क्या है? तो विकास भैया वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। यानी विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। किसने बताया था? वुडवर्थ ने बताया था। आइए भी नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्या कह रहा है भैया? अगला कह रहा है हार्वर्ड गार्डनर। अब हार्वर्ड गार्डनर की बात करें तो हार्वर्ड गार्डनर को कहा जाता है बहुबुद्धि का जनक। हार्वर्ड गार्डनर को बहुबुद्धि का जनक कहा जाता है। 7 प्रकार की बुद्धि थी। कितनी भैया? 1983 में 7 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया। एनसीईआरटी ने 8 माना है भाई। बुद्धि के प्रकार कितने माने? 8 माने हैं। और 2000 में 9 भाग हो गए इसकी बुद्धि के। तो पूछ ले, एनसीईआरटी के द्वारा 8 भाग और भैया वैसे 1983 में 7 भाग और 2000 में कितने? 9 भाग है। तो हम बात करें हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था भाई। तो कौन कौन सी भैया? तो शारीरिक, संवेदी, देहिक बुद्धि। शारीरिक बुद्धि कहे, संवेदी बुद्धि कहे, देहिक बुद्धि कहे, एक ही बात है। जैसे शरीर की बात करें तो खिलाड़ी, धावक, नर्तक में कौन सी शारीरिक बुद्धि होती है? भाषागत बुद्धि या शाब्दिक बुद्धि अनुवादक या कवि में होती है, जो ट्रांसलेटर होता है। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, अंतर तो दूसरों की इच्छा समझना, या दो से अधिक लोगों के बीच में क्या होती है? अंतर व्यक्तित्व बुद्धि होती है। अंता व्यक्तित्व बुद्धि किसमें होती है? अंतः व्यक्तित्व, जिसमें गहरी सोच हो, जैसे मूर्तिकार या पक्षतावा, यानी पछतावा में क्या होना? भेद होना। पछतावा में भेद होना, तो ये भी अंतर व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। तार्किक या गणितीय बुद्धि किसमें होती है? तो जो बैंकर होते हैं, ये लेखपाल होते हैं, इनमें तार्किक लॉजिकल बुद्धि होती है भैया। देशिक या स्थानिक बुद्धि क्या होती है भाई? ये नाविक और पायलट में देशिक स्थानिक बुद्धि होती है। संगीत में बुद्धि जैसे गायक वगैरह होते हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि किसान और शिकारी में होती है भैया। अस्तित्ववादी बुद्धि किसमें होती है? साधु संतों में होती है। और स्पीयरमैन ने बुद्धि के कारक बताए थे, जी और एस। जी सामान्य होता है, एस विशिष्ट होता है, और सामान्य यानी कि जो जी वाला होता है वो जन्मजात है। तो ये थे बुद्धि के प्रकार हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा भाई। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्या है भैया? थॉमसन साहब क्या कहते हैं? प्रत्येक व्यक्ति का कारण निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब है। प्रत्येक व्यक्ति का कारण निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब है। ये बात किसने बताया था? थॉमसन साहब ने बताई थी। यह प्रतिदर्श या न्यायादर्श का सिद्धांत किसने दिया था भैया? थॉमसन साहब ने दिया था। उत्तम परीक्षण की विशेषता कौन कौन सी होती है? तो जैसे वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, भेदता, यथार्थता, व्यवहारिकता, समग्रता और व्यापकता, ये उत्तम परीक्षण की विशेषता है। विश्वसनीयता क्या है भैया? तो प्राप्तांकों की बारंबारता करना, प्राप्तांकों को बारंबारता यानी कि बिल्कुल सटीक समान होना, ये विश्वसनीयता होता है भैया।
आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने क्या बताया था भाई? तो आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत बताया था। आवश्यकताओं पर आधारित है कौन भैया? अब्राहम मैस्लो साहब है भाई। तो इन्होंने बताए थे कौन कौन से? दैहिक, शारीरिक, सुरक्षा, प्रेम, स्नेह, या सम्मान, या आत्मसिद्धि। यानी कि सर्वप्रथम हमें भाई शरीर के लिए, देखभाल के लिए खाना पीना चाहिए, उसके बाद भैया मकान चाहिए सुरक्षा लेने के लिए, पर भाई हम अपने परिवार से स्नेह करेंगे, उसके बाद जब हम परिवार में ये स्नेह करेंगे तो हमारा भाई हमें आवश्यकता होगी किसकी भैया? मान सम्मान की। बाद में अंतिम में क्या होगी? आत्मसिद्धि। तो ये भी आपको याद रखना है क्रम से भैया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्या भैया? हिलगार्ड। अब हिलगार्ड की बात करें भाई, हिलगार्ड ने क्या बताया था? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 चर बताए थे हिलगार्ड साहब ने। कितने? 3 चर बताए थे। कौन कौन से? स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। तो भाई स्वतंत्र होता है अध्यापक, आश्रित होता है छात्र, मध्यस्थ होता है पाठ्यक्रम। ये भी आपको याद रखना है। इनकी एक परिभाषा है, स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन। यानी कि स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन अधिगम होता है, तो ये हिलगार्ड साहब ने बताया था भाई। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्या है? इरिक्सन। इरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत में इरिक्सन ने संपूर्ण जीवन में होने वाले विकास को 8 विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया था, जो निम्न प्रकार हैं। तो इरिक्सन बोले तो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था भैया। अब 8 कौन कौन सी हैं भाई इनके ये अवस्थाएं, वो देखनी है भाई। तो पहली है विश्वास बनाम अविश्वास, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक। विश्वास बनाम अविश्वास, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक। स्वायत्तता बनाम शर्म या शक, 1 से लेकर 3 वर्ष तक। पहल बनाम दोष, 3 से लेकर 6 वर्ष तक। परिश्रम बनाम हीनता, 6 से लेकर 12 वर्ष तक। पहचान बनाम भूमिका, 12 से लेकर 18 वर्ष तक। घनिष्ठता बनाम अलगाव, 20 से लेकर 24 वर्ष तक, 20 से लेकर 40 वर्ष तक। उदारता बनाम ठहराव, 40 से लेकर 60 वर्ष तक। 8वीं यानी कि संपूर्णता बनाम निराशा, 60 से ऊपर की उम्र की बात कर रहा है। अब कहां तक आपको याद रखना भैया? तो ये याद रखनी है आपको 5 तक। 5 में ही आ जाएगा भैया। तो पहला विश्वास बनाम अविश्वास, 0 से लेकर 1 वर्ष तक। स्वायत्तता बनाम शक, 1 से लेकर 3 वर्ष तक। पहल बनाम दोष, 3 से लेकर 6 वर्ष तक। परिश्रम बनाम हीनता, 6 से लेकर 12 वर्ष तक। और पहचान बनाम भूमिका, 12 से लेकर 18 वर्ष तक। जरा पहल वाली को याद रखें। पहल में 3 अक्षर है, 1 2 3 मात्रा कुछ भी, तो 3 वर्ष से 6 तक हो जाएगी पहल वाली। पहल बनाम दोष वाली। पहली तो है ये विश्वास बनाम अविश्वास, और दूसरी कौन सी है? स्वायत्त बनाम शर्म, 1 से लेकर 3 वर्ष तक। 0 से शुरू हो रही है भैया, 0 से 1 वर्ष तक। तो ये भी आपको 5 याद रखनी है भाई। 5 तक की तो याद रख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए आगे देखते हैं। ब्लूम। ब्लूम ब्लूम की टैक्सोनॉमी। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में विभक्त किया। तो कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ब्लूम ने ज्ञानात्मक क्षेत्र को पुनः 6 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन सी भैया? ब्लूम ने जो ज्ञानात्मक भाग था उसको 6 भागों में बांटा। कैसे? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये भी क्रम आपको याद रखना। निम्न स्तर ज्ञान हो जाएगा, उच्च स्तर मूल्यांकन हो जाएगा जी। ये भी ध्यान रखना भैया। अगला है क्रियात्मक, कोई मनोगत्यात्मक भी कहा जाता है। क्रियात्मक क्षेत्र को मनोगत्यात्मक भी कहा जाता है। दिए गए यानी कि हम बात करें ब्लूम के संगठन क्षेत्र को अनुपयोग स्तर की व्याख्या की गई है भाई। किसमें? अनुपयोग, जिसमें बताएगा अनुप्रयोग स्तर पर विद्यार्थी द्वारा सीखे गए ज्ञान का उपयोग नई परिस्थिति में समस्या के समाधान हेतु किया जाता है। आइए ये कुछ नहीं, आगे आगे देखते हैं। अगला क्या कर रहा है? संवेगों का प्रकार। अब संवेगों के प्रकार की बात करें भैया, तो मैकडूगल साहब ने बताया था संवेगों के बारे में। किसने बताया था? मैकडूगल साहब ने। किसने भैया? मैकडूगल साहब ने। संवेग, इधर संवेग है, इधर मूल प्रवृत्ति है भाई। तो क्या एक क्लियर में देख लें जरा। भय, भय का जो मूल प्रवृत्ति है वो पलायन है भाई। डर होगा तो पलायन करेगा, यानी कि भागेगा। क्रोध होगा तो युद्ध से लड़ाई झगड़ा करेगा। घृणा होगी तो विकट से निवृत्ति होगी, यानी कि अलग हटेगा। वात्सल्य होगा बच्चे का तो संतान कामना आएगी, मूल प्रवृत्ति है। करुणा तो शरणागति होगा। आश्चर्य तो जिज्ञासा होगी। आत्म अभिमान तो आत्म गौरव होगा भी उसको। आत्महीनता तो दैन्य की स्थिति, दैन्य समझेगा अपने आप को। एकाकीपन तो सामूहिक में रहना सोचता है। भूख तो भाई तलाश करेगा भोजन की। अधिकार तो संग्रह करेगा। कृतिभाव तो रचना धर्मिता। काम प्रवृत्ति। आमोद हास्य हंसना। तो ये आपको ध्यान रखना अभी संवेग है। इधर मूल प्रवृत्तियां भैया पूछेगा किसकी मूल प्रवृत्ति है, कौन सा संवेग है भाई। तो भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, आश्चर्य, आत्म अभिमान, आत्महीनता, एकाकीपन, भूख, अधिकार, कृतिभाव, काम और आमोद, ये क्या भैया? संवेग है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्या है भैया? सीखने के नियम। थॉर्नडाइक साहब ने बताए थे। किसने? थॉर्नडाइक साहब ने बताए थे सीखने के नियम। एसआर थ्योरी बताई थी इन्होंने। सर तो एसआर थ्योरी किसने बताई थी भैया? स्टिमुलस रेस्पॉन्स के बारे में। तो थॉर्नडाइक साहब ने बताया था। सीखने के नियम बताए। मुख्य नियम कौन कौन से थे? गौण नियम। तो मुख्य नियम कौन कौन से भाई? तत्परता, अभ्यास और प्रभाव के नियम, ये मुख्य नियम है। मानसिक, बहु आंशिक सादृश्य और साचार्य।
मानसी, बहु, आंशी, सादृश्य और सहचार्य, यानी कि मानसिक स्थिति का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, आंशिक, सादृश्य और सहचार्यत्मक स्थानांतरण, ये गौण नियम के अंतर्गत आते हैं भैया। और तत्परता अभ्यास प्रभाव, तत्परता अभ्यास प्रभाव ये मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं, थॉर्नडाइक साहब ने बताया था। आगे देखते हैं, आगे भी जेरोम ब्रूनर। अब जेरोम ब्रूनर की बात करें तो ये पियाजी से संबंधित है भैया, आगमन विधि पर आधारित है। जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत जो है ये पियाजी का ही विकल्प है। इन्होंने भैया पियाजी की जो 4 अवस्थाएं थी, इसी में से इन्होंने 3 अवस्था बताई थी। इनका जो सिद्धांत है वो अन्वेषण का सिद्धांत कहलाता है। ये निर्मितवाद थे, संरचनावाद का सिद्धांत इन्होंने ही बताया था। संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी, कौन कौन सी? इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। तो इनएक्टिव क्या होती है? क्रिया विधि निर्माण, यानी कि क्रिया निर्माण विधि 0 से 2 वर्ष, क्रिया निर्माण विधि 0 से 2 वर्ष इसकी उम्र बताई थी। इसमें बच्चा क्या करता है? हाथ पर चलाना, अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है, गामक क्रिया करने लगता है इंद्रियों के द्वारा। तो ये था इनएक्टिव अवस्था। दूसरी है आइकॉनिक। आइकॉनिक मतलब है देखना किसी चीज को, जैसे प्रतिबिंबात्मक कहे या छायात्मक विधि भी कहा जाता है इसको भैया। 2 से 7 वर्ष इसकी उम्र थी, 2 से 7 वर्ष। इसमें क्या कहता है? सीखने का संप्रत्यक क्लियर हो जाता है बच्चे का, और भाषा का महत्व हो जाता है, और चमक ध्वनि गति होती है। सिंबॉलिक स्टेज में क्या होता है? संकेतात्मक कहा जाता है इसी को, या चिन्हात्मक अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। बालक एक नंगड़ बंदर की नहीं है, बल्कि संस्कृति युक्त है और विचारों को विकसित करता है। ये बात किसने बताई थी साहब? जेरम ब्रूनर साहब ने बताई थी। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला अब आया साहब ज्ञानी साहब पे। रॉबर्ट ज्ञानी ने क्या बताया था भाई? तो रॉबर्ट ज्ञानी ने, ये संज्ञानवादी थे भाई, अष्टपदी सोपान का नियम बताया था। अधिगम स्थूल से कठिन की ओर होता है भाई, और अधिगम के 8 प्रकार बताए थे। कौन कौन से भाई? तो संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया, श्रृंखला अभिक्रमित और शब्द साहचर्य, बहुविविधीकरण, संप्रत्यय और सिद्धांत और समस्या समाधान। अब सुने जरा ध्यान से भाई, इसमें क्या होगा भैया? तो जो है संकेत वाला पहला है, ये निम्न स्तर भाई, सबसे निम्न स्तर है। और उच्च स्तर कौन सा भैया? जो उच्च स्तर हमारा कौन सा? समस्या समाधान वाला। ये आपको ध्यान रखना, ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है आपको। पारस्परिक अनुकूलन किसमें होता है? संकेत के माध्यम से होता है। और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक, पावलोव ने भी बताया था। ये कहते हैं वो उद्दीपन अनुक्रिया जो होती है ये मानव एवं पशु दोनों कर सकते हैं। और समीपता का सिद्धांत गुथरी साहब ने बताया था, और इन्होंने भी बताया था भैया। तो बस इतना याद आपको रखना है ज्ञानी के बारे में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।